सर लाइव हो चुका है, आपको होस्ट बना रही हूँ सर। आज के इस 7 दिन के आयुर्वेदिक जो सत्र है, 7 दिन में आयुर्वेद को कैसे जाने। इस सत्र में अभी तक लगभग 19 पार्टिसिपेंट्स लगभग जुड़ चुके हैं। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज के इस लेक्चर सीरीज में जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं वैद्य प्रियरंजन तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से सादर प्रणाम। देखिए कौन कौन लोग आ चुके हैं। दिलीप कुमार जी आ चुके हैं, एससी झा जी हैं, बीपी सिंह जी हैं, अमरदीप जी हैं, आईफोन से जुड़े हुए हैं। मनोज जी हैं जी, प्रणाम। पार्थिव कटारिया जी हैं, मनोज जी हैं, नरेश वर्मा जी हैं, रिपनदीप जी हैं, किरण परमार जी हैं, ज्योति जी हैं, मंगल राम विश्वकर्मा जी हैं, स्वप्निल जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, प्रदीप कुमार जी हैं। आईफोन से और भी कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है। देवयानी जी हैं, डॉक्टर नीतीश जी हैं, सचिन चावला जी हैं। चलिए काफी लोग जुड़ चुके हैं। अभी अभी भी लगभग 50% से कम ही लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं प्रारंभ करता हूँ। आज का आज का देखिए जो टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे आयुर्वेद में जो ये चिकित्सा का जो पहला टॉपिक है, उसका भी नाम ज्वर चिकित्सा है। कि ज्वर में हम क्या चिकित्सा दें। जी प्रणाम प्रणाम प्रदीप कुमार जी। मतलब अगर आपको फीवर या ज्वर, इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको पता चल गया, तो आप किसी भी महामारी का आप मुकाबला कर सकते हैं। जैसे कोरोना का काल आता है, तो मेरा तो 2 बीमारियों पे बड़ा अच्छा अनुभव रहा है इस ज्वर चिकित्सा जो आज मैं बता रहा हूँ, जिसपे कि बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि कई लोगों को लाभ मैंने पहुंचाया। एक तो कोरोना में जो बुखार हुआ था, उसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा ज्वर चिकित्सा का, अपने आयुर्वेद के माध्यम से। दूसरा डेंगू बुखार में, और इसके अलावा अन्य और भी जो बीमारियां होती हैं, उनका भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये महामारी के रूप में नहीं होती हैं। महामारी के रूप में आपका डेंगू और दूसरा कोरोना, कोविड, तो यही बुखार थे जिसपे की महामारी जिसमें बहुत ज्यादा फैलती है। कोरोना क्या है, पैंडेमिक है, पूरे विश्व में फैलता है। अगर ऐसा या इस तरह का कोई बुखार भविष्य में ना करे कि किसी को हो या आए, लेकिन अगर आता है, सुभाष जी भी देखिए जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर भविष्य में भी इस तरह का अगर कभी बुखार अगर आता है, तो हम उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। तो इसीलिए आज मैं कई तरह के बुखार हैं जिनके बारे में पहले एक तो जनरल एक बताऊंगा कि क्या लक्षण होते हैं इन बुखारों के। देखिए हर बीमारी में 2 या 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति की हम पहचान करते हैं, तो कैसे पहचान करते हैं, उसके शक्ल सूरत में 2 3 चीजें हमें याद रहती हैं, उसी से हम पहचान कर लेते हैं कि ये फला आदमी फला है, ठीक है। तो इसी तरह से बीमारियों की भी पहचान 2 3 लक्षणों से ही हो जाती है। कभी भी किसी बीमारी में 10 या 12 लक्षण नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो वो बीमारी असाध्य हो जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत कठिन काम होता है। तो अभी मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सारी बीमारियां आती हैं, उनका मैं पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एक सामान्य रूप से मैं बता देता हूँ कि क्या लक्षण मिलेंगे तो कौन सी बीमारी है। आप लोग इसको चाहें तो अलग से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका इसका मैटर मैंने नहीं बनाया, ये बस समझाने के लिए आपको है। कई बार क्या होता है कि आपके पास रोगी आता है, जांच वगैरह करवा के आएगा, आपके पास रिपोर्ट रहती है, आप रिपोर्ट से भी आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का उसको बुखार है। बाकी लक्षणों से आप कैसे पता कर लेंगे कि ये किस टाइप का बुखार है। अपने घर में आस पड़ोस आपको तुरंत पता चल जाएगा ये कौन सा बुखार है।
दो तीन लक्षण मैं बताऊंगा। पहली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया से होती है। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी अजीत जी। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आप किसी कारणवश आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, कुछ भी होता है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, कि रिकॉर्डिंग जल्दी आदमी कोई देख ही नहीं पाता, उतना टाइम नहीं रहता। 2 घंटे टाइम निकालना खाली होके, अभी तो क्या है, क्लास में आप बैठे हैं तो आप ध्यान से आप सुन लेंगे, दोबारा जल्दी कोई नहीं देखता रिकॉर्डिंग। क्यों? झा साहब सही बोल रहा हूँ ना मैं? जल्दी कोई नहीं देख पाता रिकॉर्डिंग। तो मैं इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, टाइफाइड जो बीमारी है, टाइफाइड एक साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इससे फैलती है। और ये कैसे फैलती है? हमारे हाथों से। हाँ, ठीक है, लक्षण वीडियो से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे हाथों से फैलती है। ठीक है। अब हाथों से कैसे फैली? अगर कहीं किसी के मल, देखिए ये बैक्टीरिया मल में एक्चुअली पाया जाता है। जो मल होता है, मल में पाया जाता है बैक्टीरिया, और किसी कारणवश आपने बिना हाथ धुले आपने खाने का सेवन कर लिया, हाथ आपने नहीं धुला, और आपके हाथ में टाइफाइड का बैक्टीरिया, तो आपके पेट में चला जाएगा। अब ये पेट में जाता है तो जानते हैं सबसे पहले घर कहाँ बनाता है? आपकी आंतों में। आपकी जो छोटी आंत है ना, बड़ी आंत भी नहीं, स्टमक भी नहीं, छोटी आंत में अपना घर बना लेता है, वहां छोटे छोटे घाव कर देता है, छोटे छोटे अल्सर बना देगा। ठीक है। उसमें छोटे छोटे जो है घाव या छोटे छोटे अल्सर वो बना देगा। ठीक है। तो इस संदर्भ में होता क्या है, इसमें स्थिति क्या बनती है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। कोई अर्जेंट फोन था, इसलिए मुझे थोड़ा सा उठाना पड़ा। तो अब मैं बता रहा हूँ, ये जो टाइफाइड जो बैक्टीरिया है आपका, तो ये बैक्टीरिया आपके आंतों में घाव कर दिया। अब इसके बाद ये क्या करता है बैक्टीरिया? पूरे शरीर में फैलता है, और सबसे ज्यादा ये लीवर और पित्त की थैली में जाके अपना घर बना लेता है। लीवर में और पित्त की थैली में, तो उस स्थिति में तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है रोगी की। लेकिन इतना है कि टाइफाइड बैक्टीरिया जो है, इसका इलाज आजकल एलोपैथ से भी संभव है और आयुर्वेद से भी संभव है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती। इसमें लक्षण क्या बताएगा रोगी? रोगी आपसे क्या बोलेगा? ठीक है, इसमें जो बुखार होता है ना, बहुत ज्यादा तेज बुखार नहीं होता। इसमें जो बुखार होता है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, जैसे आज 98.6 नॉर्मल होता है, तो आज 1 डिग्री बढ़ा, कल 1 डिग्री और बढ़ा, परसों 1 डिग्री और बढ़ा, तो एक एक डिग्री इसका टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है। रोगी के शरीर में कमजोरी तो सारे बुखार में आती है, आपको पता ही है। इसके अलावा रोगी जो बताएगा पेट में दर्द, पेट में दर्द रोगी जरूर बताएगा, क्योंकि उसके पेट में घाव बन जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि पेट में दर्द वो बताएगा। अगर रोगी दर्द नहीं बताता है तो आप कुछ मत करिए, किसी को भी बुखार हो, सिंपल आप लिटाइए और पेट को अपने हाथ से टच करिए। टच करके अगर आप देखेंगे ना धीमे हाथ से, तब उसको दर्द महसूस होगा, तो इसका मतलब है कि उसको टाइफाइड है। अगर बुखार के साथ पेट में छूने पे अगर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब वो टाइफाइड का ही केस है। आप टाइफाइड की जांच कराइए, पॉजिटिव मिलेगा। एक चीज और है कि 7 दिन के अंदर कराते भी नहीं है जांच, 7 दिन के बाद ही पॉजिटिव मिलता है टाइफाइड। 7 दिन के अंदर आप कराएंगे, मिलेगा ही नहीं पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात है, लेकिन दवाई तो हम 7 दिन बाद तो चलाएंगे नहीं। भाई पॉजिटिव तो 7 दिन बाद आएगा वो, दवाई तो हमें कल से चलानी है। तो इसका मतलब है साइंटिफिकली वो व्यक्ति टाइफाइड का रोगी है ही नहीं, वो सिंपल बुखार है। तो सिंपल बुखार का आप ट्रीटमेंट करिए, तो हो सकता है रोगी ठीक हो जाएगा, जो हमारे आयुर्वेद में जो बताया गया।
तो ये तो एक प्रमुख लक्षण हो गया टाइफाइड के रोगी का। और कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, वो बहुत रेयर है। सिंपल आप जानिए, पेट में दर्द। दूसरी जो बीमारी है वो ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी यूट्यूब पे। ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो दूसरा जो खतरनाक जो बीमारी है उसका नाम है स्क्रब टाइफस। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। ये स्क्रब टाइफस एक्चुअली क्या है कि ये टाइफाइड की तरह ये भी बैक्टीरिया होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? आपके घर के आसपास। जो आपके घर के आसपास जो झाड़ियां होती हैं ना, उन झाड़ियों में कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं। उन कीड़ों के अंदर पाया जाता है ये। जैसे आपको कभी मूड किया कि घर के आसपास झाड़ियों को कि हम साफ सफाई कर लें, तो आप गए साफ सफाई कर रहे हैं, वो कीड़े ने किसी तरह से आपको काट लिया या किसी कारण से उस कीड़े में जो टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके हाथ में लग गया, स्क्रब टाइफस का बैक्टीरिया। ठीक है। वो आपके हाथ में लग गया और किसी कारण से आपके शरीर में प्रवेश कर गया, मुख के रास्ते से। फिर क्या करेगा ये इतना जबरदस्त इससे बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आएगा, हाई ग्रेड फीवर। और रोगी को सांस लेने में एक तो दिक्कत आने आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, उसको पेट में कहाँ दर्द होगा? लीवर के साइड में। जो लीवर और तिल्ली जो होती है, इसकी साइज भी बढ़ जाती है। हल्का हल्का पीलिया का भी लक्षण मिल सकता है। और ये काम 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। तो स्क्रब टाइफस इतना खतरनाक बीमारी है कि इसकी जांच भी लोग नहीं करवाते, कोई डॉक्टर नहीं कराता। क्योंकि एक तो ये बहुत रेयर है। ये जापान में कोई बैक्टीरिया एक पाया जाता है, उस बैक्टीरिया के कारण ये होता है, लेकिन हमारे इंडिया में भी अब फैलने लगा है। आप लोग देखते होंगे, कभी न्यूज में आता है कि अनजाने बुखार से कई लोगों की मौत हुई। कई बार आपने पढ़ा नहीं? न्यूज़पेपर में आता है कि एक अनजाना बुखार था, उससे मौत हुई। हुआ क्या कि इसकी जांच होती नहीं है जल्दी। कोई डॉक्टर के दिमाग में आता ही नहीं कि स्क्रब टाइफस भी हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक है। ये 4-5 दिन के अंदर व्यक्ति को कोमा में ले आता है। 3-4 दिन में उसके लीवर में सूजन आ जाएगी, फेफड़े में सूजन आ जाएगी, सांस में लेने में दिक्कत हो जाएगी। बाकी लक्षण टाइफाइड वाले ही रहेंगे, उसको बुखार बहुत तेज होगा। ठीक है। और जो भी लक्षण उसको आईसीयू में जाने लायक होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। अगर आपने 3 दिन के अंदर इसको कवर अप कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं कवर किया तो रोगी की कई बार इस स्थिति में डेथ भी हो जाती है, अगर सही दवाई नहीं चली। अब हम आते हैं, ये बीमारी है स्क्रब टाइफस, इसके बारे में आप जानिएगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जब भी किसी को कोई बुखार हो, उसमें टाइफाइड पॉजिटिव नहीं आए, मलेरिया पॉजिटिव नहीं आए, डेंगू पॉजिटिव नहीं है, तो आप सिंपली आप स्क्रब टाइफस की आप जांच करवाइए। ये अगर पॉजिटिव निकल रहा है, तुरंत आप इलाज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम आते हैं तीसरी बीमारी। ये दोनों बैक्टीरिया से होती है, स्क्रब टाइफस और टाइफाइड। तीसरी जो बीमारी है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब सिंपल फ्लू। ये वायरस से होती है। जैसे कोरोना एक वायरस से होने वाली बीमारी है, कोरोना भी फ्लू वायरस एक होता है, उसी तरह के वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? सिंपल सर्दी खांसी जुकाम वाला जो बुखार होता है ना, जो 3 से 4 दिन तक आपके शरीर में रहता है, ये वही है वायरस का। तो इसमें हम क्या चिकित्सा देते हैं आयुर्वेद से, जिससे कि रोगी एकदम ठीक हो जाता है। अगली बीमारी है ब्रोंकाइटिस। ये जनरली वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। इसमें गले में इन्फेक्शन हुआ। ठीक है। गले और उसके नीचे एक सांस की नली जो है, वहां इन्फेक्शन हुआ और साथ ही साथ उसको बुखार आ गया। बस दो ही लक्षण रहेंगे, जुकाम वगैरह इसमें नहीं रहेगा। जुकाम वाली चीज इसमें नहीं आई, सिर्फ गले में दिक्कत हुई और बुखार हुआ। तो ये ब्रोंकाइटिस के साथ फीवर हुआ। तो ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है और वायरस से भी हो सकता है। अगली जो डिजीज है वो है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन सी? लीवर में। लीवर में A B C D E 5 प्रकार के वायरस होते हैं। इंडिया में A B और C ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, या तो खाने पीने या हाथ की गंदगी से,
या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड किसी का लग गया हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो उस कारण से उसके लीवर में ये वायरस चला जाता है। लेकिन इस वायरस की खास बात होती है, ये क्या करता है, 100 में से 90 लोगों को कुछ नहीं करता। अगर 100 में से 90 लोगों के शरीर में ये वायरस चला गया तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन 10 लोगों में, 8-9 लोगों में तो ये एक काम करता है, बुखार लाके फिर शांत हो जाता है। फिर एकाध परसेंट या दशमलव, मतलब 1000 या 10,000 में से एकाध लोगों में ये क्या करता है, लीवर में हिपेटाइटिस कर देता है। ठीक है, मतलब है तो ये वायरस, तो इसका काम सिर्फ यही है कि लीवर में सूजन थोड़ा कर देता है, लेकिन बाकी लक्षण ज्यादा इसमें नहीं मिलते। 100 में से 90 लोगों में कुछ मिलेगा, जैसे हो सकता है कि, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो भी ये बैक्टीरिया मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया, हिपेटाइटिस का बैक्टीरिया, ये वायरस, और ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जिनके बैक्टीरिया या वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं, फिर भी हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर पेट में मिलेगा मिलेगा, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको बुखार वो नहीं करेगा। ऐसे ही टीबी का बैक्टीरिया हमारे फेफड़े में रहता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें टीबी नहीं करेगा, इम्यूनिटी खराब हुई तो हमें टीबी कर देगा। हिपेटाइटिस का भी वायरस का जो वायरस है, ये हमारे लीवर में रहता है। हमारे तो नहीं रहेगा, कई लोगों के लीवर में ये पाया जाता है, लेकिन बीमारी नहीं करता ही। 100 में से 90 लोगों में तो बीमारी करता ही नहीं। टाइफाइड वाला भी 100 में से काफी लोगों में आजकल नहीं कर रहा है, कई लोगों के पेट में देखा गया है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया पाया जा रहा है, लेकिन वो बीमारी नहीं कर रहा। तो टाइफाइड भी इम्यूनिटी पे अब डिपेंड हो गया है, कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो टाइफाइड, टीबी और जो वायरस वाला जो लीवर में जो इन्फेक्शन हो रहा है हेपेटाइटिस वाला, ये आपकी इम्यूनिटी पे बहुत डिपेंड करता है। कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये आपको कोई बीमारी नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो बीमारियां मैंने लिखी है ना, ये निश्चित रूप से अगर शरीर में जाती हैं तो बीमारी उत्पन्न करती ही करती हैं। उसमें भी स्क्रब टाइफस सबसे ज्यादा खतरनाक। अब आ जाइए चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया जो है, ये भी एक वायरस से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या लक्षण है, इसमें भी बहुत तेज बुखार होगा, और इसके साथ, बहुत तेज बुखार होने के साथ जोड़ में दर्द, जोड़ों में इतना तेज दर्द होगा जैसे लगेगा कि उसको गठिया हो गया, गठिया की तरह दर्द होगा उसको चलने फिरने में। और ये दर्द उसका बुखार ठीक होने के बाद भी 2-3 साल तक बना रहता है। एक बीमारी जो है वो है डेंगू। डेंगू में देखिए क्या लक्षण मिलते हैं। डेंगू में भी बहुत तेज बुखार होगा रोगी को, हाई ग्रेड फीवर। इसके अलावा हेडेक होगा। डेंगू में हेडेक होगा, आंख के चारों तरफ दर्द होगा, और जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। जोड़ों में भी, मांसपेशियों में तो दर्द मिलेगा और जोड़ों में भी दर्द मिलेगा, लेकिन चिकुनगुनिया में जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होता है। डेंगू से भी ज्यादा दर्द चिकुनगुनिया में होता है, दोनों ही वायरस से होते हैं। बस डेंगू का एक खतरा सबसे ज्यादा है, वो ये है कि आपके शरीर का प्लेटलेट काउंट जो है घट जाता है। और प्लेटलेट काउंट घटा तो कभी भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, और उसी ब्लीडिंग से लोगों की डेथ होती है। ब्लीडिंग से जो डेथ होने का मेन कारण है, ये डेंगू में पाया जाता है सबसे ज्यादा, कि ब्लीडिंग हो गई। अब ब्लीडिंग कब, कहाँ से, बाहर हमारे होती है, शरीर के बाहर अगर ब्लीडिंग हो तो हम देख भी लेंगे। शरीर के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसको देखा भी नहीं जा सकता और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो उसका ही मैं इलाज बताऊंगा क्या। बहुत अच्छा इस पे रिस्पॉन्स रहा मेरी दवाई का। अगली बीमारी ट्यूबरकुलोसिस है। मैंने बताया ट्यूबरकुलोसिस का भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाया जाता है, सबके शरीर में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके लंग्स में कहीं ना कहीं टीबी का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया भी जैसे आपकी इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है ना कि हल्का हल्का बुखार रहेगा रोगी को, बहुत ज्यादा बुखार नहीं होता है, मीडियम टेम्परेचर रहेगा 100 के आसपास। वजन घटेगा रोगी का। खांसी आ भी सकती है, कभी कभी नहीं भी आती है खांसी टीबी के रोगियों में। ठीक है,
और शाम के समय टेम्परेचर बढ़ेगा और पसीना भी खूब आता है। ठीक है, पसीना भी शाम के समय खूब होगा, और इस तरह के लक्षण इसमें मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। तो ट्यूबरकुलोसिस में हल्का हल्का बुखार होता है, वजन घटेगा, इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है, शाम के समय टेम्परेचर बढ़ जाएगा रोज। ठीक है, पसीना भी आएगा खूब रोगी को शाम के समय। तो ये एक प्रमुख लक्षण होते हैं टीबी के। लेकिन वजन घटना अच्छा लंबे समय से बुखार की हिस्ट्री देगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन में हुआ है तो वो टीबी का आप मान लेंगे। वो बताएगा कि जी 1 महीने 2 महीने से मुझे बुखार है। अगली बीमारी ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब हड्डी का बुखार। हड्डी में पस बन जाना, जो आपकी जो हड्डियां हैं ना, ये सारी हड्डियों में पस जब बन जाता है तो इसके कारण बुखार आता है बहुत ज्यादा। और ये बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकॉकस या स्टेफाइलोकॉकस, जो बैक्टीरिया होता है इसके इन्फेक्शन से होता है। और ये आपके हड्डी को पस बना के गलाने लगता है, तो इसलिए हड्डी में दर्द होगा, बोन में पेन होगा बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ फीवर हो आएगा रोगी को, कभी ज्यादा भी हो सकता है और कभी बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन जोड़ों में दर्द नहीं बताएगा रोगी, इसमें जोड़ में दर्द नहीं बताएगा जैसे डेंगू और चिकनगुनिया बताया, इसमें हड्डी में दर्द बताएगा। जो बोन्स है ना, उसमें दर्द बताएगा, छूने नहीं देगा आपको हड्डी। तो ये इसका लक्षण। इसके अलावा पुराना बुखार आप देखते होंगे कभी कभी। ऐसा टाइफाइड का रोगी है, 10-15 दिन ठीक रहता है, फिर उसको फिर फिर 10-15 दिन बाद फिर उसको टाइफाइड हो जाता है। ऐसे भी रोगी आते हैं। ठीक है, बार बार रिकरेंट उनको फीवर हो रहा है, बार बार टाइफाइड के लक्षण उनके अंदर आ जा रहे हैं। या तो रोगी बताएगा कि मुझे काफी दिन से बुखार है, सीधे आपके आपसे यही बोला जी मुझे काफी दिन से बुखार है, जबकि वो बीच बीच में ठीक भी हो जा रहा है। उस बात को वो नहीं बताएगा कि बीच बीच में मैं ठीक हो जाता हूँ, वो जब आप पूछेंगे तो बताएगा। अदरवाइज कहेगा जी मुझे 6 महीने से बुखार है। तो जो ये पुराना बुखार होता है ना, इसमें देखिए दो बीमारी आप ध्यान रखिएगा। एक टीबी हो सकता है, दूसरा टाइफाइड हो सकता है, तीसरा जो है गठिया उसको हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हो और बुखार बता रहा हो। लेकिन अगर वो सिंपल आपको बुखार लगता है तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे पुराने बुखार में, उसकी चिकित्सा में बताऊंगा। अब मैं आ जाता हूँ सभी प्रकार के बुखार में, जितने भी देखिए अब ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। जितने भी बुखार होते हैं तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में चरक में क्या कहा, पहले तो उन्होंने दो तरीके की दवाइयां बताई। जो मैंने चरक अभी तक पढ़ी, जो मैंने समझा, उन्होंने दो चीजें बताई। कल जैसे मैंने बताया था कल के वेबिनार में कि हमारे शरीर में हर बीमारी का कारण क्या है, आम है। और आम को पचाने का काम क्या करती है, अग्नि। अग्नि ही तो पचाएगी आम को। अब वो अग्नि पूरे शरीर में फैल जाती है। तो इसके कंडीशन में, बुखार के कंडीशन में आम क्या है, बुखार के कंडीशन में जितने भी हमारे पेट के एंजाइम्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा शरीर में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे भी डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ जाती है। या कई तरह के आपके मान के चलिए जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी नहीं होते, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, इनकी संख्या बढ़ जाती है कई बार। या बीच में कई प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ, कई चीजें हैं, कई चीजों का एक सम्मिलित रूप है जो कि शरीर में बढ़ जाते हैं। किस लिए बढ़ते हैं, वो उस बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए अपनी संख्या बढ़ा देती हैं, आपकी शरीर की सेना। अब आपके शरीर की सेना जब आपके उस बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए जब वो अपनी संख्या जब बढ़ा देती है तो शरीर का तापमान और ज्यादा बिगड़ जाता है, और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो होता क्या है, ये युद्ध जो होता है, जो आपके शरीर में जो चलता है बैक्टीरिया वायरस का, ये ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। एक आध दिन चले, अगले दिन वो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या, आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो बैक्टीरिया या वायरस हावी हो जाते हैं। तो इसी स्थिति में बैक्टीरिया और वायरस भी आम का रूप है। तो अब हमें जो दवाइयां चलानी पड़ती है, आम पाचक दवाइयां। तो आम पाचक मतलब बैक्टीरिया और वायरस को भी ठीक करें, और जो आपके शरीर की सेना जो लड़ रही है उसको भी नॉर्मलाइज करें, दोनों को बैलेंस करना है। तो वैसी दवाई हमारे यहाँ चलती है जिसको आम पाचक दवाई बोलते हैं।
जो आम का पाचन करती है और आपके शरीर की अग्नि को बढ़ाती है। देखिए हमारे यहाँ फीवर में 4 काम बताया गया है आयुर्वेद में। मैं आयुर्वेद का एक श्लोक बोलता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं भी पता होगा, कुछ लोगों को पता है। हमारे यहाँ बताया गया, ज्वर आदो लंघनम प्रोक्तम। ज्वर के शुरू में हमें लंघन करना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए। ज्वर मध्य पाचनम, ज्वर के बीच वाली अवस्था में पाचन करना चाहिए। ज्वरांते भेषजम, जब ज्वर का लास्ट टाइम चले तब आपको दवाई देनी है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बताएगी, लास्ट टाइम में आपको दवाई देनी है। और ज्वर मुक्ते विरेचनम, जब व्यक्ति फीवर से ठीक हो जाए तो उसको दस्त करा देनी है, विरेचन दे देना। तो होता क्या है कि अगर आपके पास कोई मरीज आ गया तो आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि भाई मैं तुमको दवाई नहीं दूंगा। बोला गया है कि ज्वरांते भेषजम, ज्वर के लास्ट में दवाई देनी है। नहीं, हमारे यहाँ एक दवा है जो पाचन का काम करती है। ज्वर के बीच में उसको देखिए, ज्वर के स्टार्टिंग में कभी भी दवा तुरंत नहीं चलाते हैं। जैसे किसी को अभी फीवर हुआ ना, तो थोड़ा सा बढ़ने दीजिए आप। 3-4 घंटे का जो शुरू का टाइम होता है ना, ये ज्वर की प्रारंभिक अवस्था होती है। 3-4 घंटे से लेके देखिए, जो बुखार 24 घंटे तक रहता है आपके शरीर में, उसमें 6-6 घंटे का आप डिवीजन कर दिए, 6-6-6-6, 4 हिस्सा बना दिया। एक ज्वर की आदि अवस्था, एक मध्य अवस्था, एक अंत की अवस्था, एक ज्वर मुक्त की अवस्था। अब जो बुखार आपके शरीर में 4 दिन रहता है, उसमें पहला दिन मानिए मानिए आप ज्वर के आदि की अवस्था, दूसरा दिन मानिए ज्वर की मध्यमावस्था, तीसरा दिन मानिए ज्वर की अंत वाली अवस्था, और चौथा दिन मानिए ज्वर के ठीक होने की अवस्था। कई बुखार ऐसा होता है जो 12 दिन तक रहता है। उसमें शुरू का जो 3 दिन आप मानिए ज्वर की आदि अवस्था, उसके बाद का 3 दिन आप मानिए ज्वर का पाचन वाला अवस्था, उसके बाद का 3 दिन आप मानिए भेषज वाली दवाई वाली अवस्था, और उसके बाद का 3 दिन आप मानिए ज्वर के मुक्त होने की अवस्था। तो जैसा ज्वर होता है वैसे ही इसका टाइम पीरियड होता है। तो अब होता क्या है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक दवा बताई गई जो ज्वर का पाचन करती है। ज्वर का पाचन मतलब जो आपके बैक्टीरिया और वायरस के लेवल को भी डाउन करे, और आपके शरीर की जो सेना है जो लड़ रही है उसके लेवल को भी थोड़ा सा डाउन रखे। एक ही दवा बताइए कि इस दवा का आप प्रयोग करिए, ये आम का पाचन करेगी। आम क्या है, कल जैसे मैंने बताया, आम मतलब वही बैक्टीरिया वायरस, वही आपके शरीर की सेना जो जिसकी मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका लेवल आपको थोड़ा सा डाउन करना है। तो इसके लिए जो दवा बताई गई हमारे आयुर्वेद में, उस दवा का नाम है षडंग पानी। ये आपको किसी भी बुखार में सब में देना है। ये 2 काम करता है, आम का पाचन करता है, सारे बैक्टीरिया वायरस मैक्सिमम 90 to 95% तो लोग इसी से ठीक हो जाते हैं। आपको अगली कोई दवा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई लोग इस दवा को चला रहे हैं तो वो खुद ही बताते हैं कि सर मैंने तो बस इसी दवा को लिया था, इसके अलावा कुछ नहीं लिया था मेरा। कई बार इसके साथ आपको और दवाइयां भी देनी पड़ती हैं, लेकिन कई जगह ये इसी से ठीक हो जाते हैं। तो मान के चलिए 70% लोग तो इसी से ठीक हो जाते हैं। ये समझ लिया आयुर्वेद का पैरासीटामॉल है। ये क्या करेगा, आम का पाचन करेगा। कैसे करेगा, इसके अंदर नागर मोथा है, सौंठ है। ठीक है, दोनों गर्म होती है, दोनों आम का पाचन करती है। इसके अलावा इसमें लाल चंदन होता है। जी, बीपी सिंह जी, वो दवा सडंग पानी है। देखिएगा पीडीएफ में सेकंड नंबर पेज पे पहली दवा जो लिखी हुई है कि शरीर का हमें टेम्परेचर। देखिए आम बात में भी बहुत सही बात देखिए इन्होंने बोली, आईफोन वाले भाई साहब ने, कि क्या सर हम इसको आम बात में भी दे सकते हैं। आप दे सकते हैं अगर रोगी ये बोलता है कि जी मुझे बुखार होता है। आम बात में बताते हैं ना कि हमें बुखार है, तो आप इसको चलाइए, लेकिन मात्रा कम रखिएगा थोड़ा सा। क्योंकि ये मैंने देखा, मैं भी ये सोच रहा था जो बात आपने बोली कि आम बात वाले रोगियों को मुझे देना चाहिए इसको एक बार। ठीक है, तो अभी कोई आम बात वाला रोगी इस टाइप का अभी टकराया नहीं जिसको मैं अभी अंकित जी वो ग्रुप में है। ग्रुप में आप देखिए, अभी जस्ट मैंने अभी आधे घंटे पहले अभी मैंने ग्रुप में पीडीएफ मैंने भेजा है, देख लीजिएगा। दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
तो हिंदी वाला आप देख लीजिएगा, उसमें है। तो अब मैं बता रहा हूँ, जो ये सड़ंग पानी है, इसमें 6 दवाइयाँ। अच्छा, आप अभी जस्ट अभी आप ऐड हुए हैं। एक मिनट, एक मिनट, मैं जरा सा अभी देखिए, जस्ट अभी अंकित जी ऐड हुए हैं। हम्म, अब देखिए, एक मिनट। हाँ, अभी देखिए ये ऐड हुए हैं, अभी देखिए 2 लोग अभी ऐड हुए हैं। मैं जरा ये भेज देता हूँ। एक मिनट, मैं ग्रुप में एक बार मैं फिर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, 2 लोग अभी ऐड हुए हैं। जस्ट जस्ट ए मिनट, क्योंकि दिक्कत होती है अगर बिना उसके अगर आप। जी, मैंने भेज दिया, आप ग्रुप में देख लीजिए। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो ये सडंग पानी है, इसमें देखिए 6 दवाइयां हैं। उसका नाम में देखिए मैंने लिख रखा है उसमें, नागर मोथा, पित्त पापड़ा, तीसरी दवाई उसको उसीर बोलते हैं। उसीर। लेकिन उसीर क्या होता है, वो खस होती है, खस। खस क्या है, ठंडा है ना, टेम्परेचर डाउन करेगा ना। क्यों झा साहब? नहीं, खसखस नहीं, खसखस अलग होता है। नहीं नहीं, खसखस अलग होती है, खसखस तो वो सब्जी में पड़ती है वो तो खसखस के दाने होते हैं, वो नहीं, खस की जड़ होती है। ठीक है। इसके बाद लाल चंदन। लाल चंदन जो है, ये एंटीवायरल इफेक्ट है। आपको पता है ना, चंदन क्या है? विषहर होता है, पॉइजन को खत्म करता है। तो जो पॉइजन फीवर के समय पूरी बॉडी में फैल जाता है, जो भी चीजें फैली हैं वो सारी पॉइजन है। आम विष है। आम विष मतलब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के द्वारा छोड़ा हुआ पॉइजन। हाँ, खसखस पूछता है, सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो खस एक अलग आती है, उसकी जड़ यूज करते हैं। ठंडी होती है बहुत। तो लाल चंदन की जो प्रॉपर्टी है, एंटीवायरल इफेक्ट है। इसके अलावा जो तगर है ना, तगर क्या करता है, ब्रेन पे काम करता है। अब देखिए तगर का कितना जबरदस्त रोल है। ये बताइए, हमारा जो फीवर होता है किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस। आपको पता है ना, हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, वो थर्मोस्टेट एक जगह होती है, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वही हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है, घटाता है। तो तगर वहां काम करती है। तगर। तगर आप दीजिए, अच्छी नींद आएगी, व्यक्ति को अच्छा फील होगा, उसके बॉडी को कूल डाउन करती है ये। इसके बाद है सौंठ। सौंठ क्या करती है, सीधे सीधे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी सेल्स है, उस सेल्स को नष्ट करने का काम करती है सौंठ। तो इस दवा को लेना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि अब जैसे हरिद्वार में तो मैं ही देता हूँ, यहाँ उत्तराखंड में तो मेरे अलावा कोई देता भी नहीं ये दवा। साउथ में कहीं कहीं कुछ लोग देते हैं, बाकी कुछ लोग गुजरात में थोड़े थोड़े लोग देते हैं। हर आदमी इस दवा का प्रयोग ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि दवाई कितना बेहतरीन ये काम करती है। ये समझ लीजिए, आयुर्वेद का ये पैरासीटामॉल है। हर आदमी को अपने घर में 10 पैकेट बनवा के रखे रहना चाहिए। और रोगी को देना कितना है, अगर कोई भी रोगी आपके पास है तो उसको 3 चम्मच दीजिए बस। कि भैया एक काम करना, एक आज पका के पीना है, एक कल पका के पीना है, एक परसों। 3 दिन के बाद नहीं पीना है। अगर तो तुम एक दिन में ठीक हो जाओ तो अगले दिन मत पीना। 2 दिन में ठीक हो जाओ तो तीसरे दिन नहीं पीना। नहीं तो तीसरे दिन तो तुम्हारा बुखार उतर ही जाएगा। इस दवा की खासियत मैं बता रहा हूँ, ये 3 दिन में बुखार उतारता है। लेकिन देना कैसे है? देने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैं देता हूँ, इफेक्ट इसी तरीके से आता है। कुछ लोग क्या थे, मेरे साथ के कुछ लोग थे, उनको जब ये दवा मैंने बताई, तो वो लोग भी जानकार अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया ना, इस दवा को 1 चम्मच दवा ली, कूटा हुआ रहेगा, ये सारी दवाइयाँ कूटी हुई रहेंगी। 1 चम्मच दवा को उन्होंने क्या किया, 4 कप पानी में उबाला, 1 कप बच गया तो उसको छान लिया, और 1 कप रोगी को पिला दिया। कि दिन भर में एक कप सुबह पी लेना, 1 कप शाम को। मैं बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट जीरो आया। अगर आप काढ़ा बना के देंगे इसको, तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा।
क्योंकि हमारे यहाँ इस देखिए, अगर काढ़ा रहता तो इसका नाम लिखा रहता ना चरक ने, कि क्वाथ, क्वाथ करके लिखा रहता ना। तो हमारे यहाँ लिखा है पानी है, पानी मतलब मेडिकेटेड वाटर, वाटर फॉर्म में देना है इसको। और लिखा भी हुआ है मेथड कि कैसे आपको देना है। तो ये मैं क्या करता था, मैं जब देता था इसको 7 से 8 गिलास पानी में, या 8, 10, 12 कितने गिलास पानी में, 1 से 2 चम्मच, जैसा बुखार है। अगर किसी का बुखार बहुत तेज है तो मैं 2 चम्मच भी पकाता था। जी मनोज जी आ गए। अगर किसी को बुखार बहुत ज्यादा है तो मैं 2 चम्मच पकाता था। कम है तो 1 चम्मच, शरीर बड़ा है तो 2 चम्मच पका दिया। डिपेंड करता है ना कैसा शरीर, कैसा बुखार। तो 1 से 2 चम्मच आपको पकाना है 8 से 12 गिलास पानी में। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अभी भी लोगों को कंफ्यूजन होता है ये देना कैसे है। और जब उबालने लगी और जब उबाल आ जाए ना, तो गैस बंद, 2 मिनट उबाल के गैस बंद कर दीजिए। और इस दवा को उसी में पड़े रहने दीजिए। फिर अगर मान लीजिए आपको तत्काल देना है रोगी को, क्योंकि आपने अब ठंडा होने में तो टाइम लगेगा ना, 2 घंटा लगेगा उसको ठंडा होने में, 1.5 घंटा। तो क्या कीजिए, 1 गिलास तो जो बना हुआ है ना उसको निकाला छान के, किसी थाली में रख दिया। तो उसमें क्या है, 5 मिनट में वो ठंडा हो जाएगा, वो तो पिला दीजिए पहले आप, 1 गिलास ठंडा करके। उसके बाद 1.5 घंटे में तो वो पूरा भगोना आपका ठंडा हो जाएगा। 1.5 घंटे में, क्यों सुभाष जी सही बोल रहा हूँ मैं? 1.5 घंटे में तो देखिए पूरा भगोना ठंडा हो जाएगा। फिर उस भगोने में जो ये ठंडा हो गया है, फिर आप हर 1.5 घंटे पे एक एक गिलास आपको पिलाना है। रात में अगर रोगी सोने से पहले, जैसे 9-10 बजे एक बार पी लिया, एक बार 11:30 बजे दे दीजिए, उसके बाद तो व्यक्ति सो जाएगा, सोने दीजिए। रात में बुखार हो सकता है उसको रहे, लेकिन सुबह उठते ही उसको पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। तो रात में आप पैरासीटामॉल, जो अंग्रेजी दवाई है, अगर इमरजेंसी में लेना चाहे तो वो ले सकता है। अगर बहुत ज्यादा बुखार हो, तप रहा हो, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सुबह से इस दवा को आप पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, 50 ग्राम नहीं, 1 चम्मच, बस 1 चम्मच पकाना है। 1 चम्मच मतलब 3 से 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम दवा ही पकानी है। हाँ ले सकते हैं, अगर किसी को एसिडिटी होती हो, शरीर में गर्मी हो, पित्त बहुत बनता हो, उस कंडीशन में भी आप इस दवा को ले सकते हैं। पित्त शामक प्रॉपर्टी है ना इसकी। तो इस दवा में पकाइए, और कम से कम 8 गिलास पानी पिलाना है इस दवा से बना हुआ। और रोगी को दूसरा कोई पानी आपको देना नहीं है, कोई दूसरा वाटर आप मत दीजिएगा। मैं नहीं देता था कोई दूसरा पानी। रोगी को बोलता जब तुम खाना खाओगे तो भी यही पानी पीना है, नाश्ते के बाद भी यही पानी। तो होता क्या था ना, उसकी पूरी बॉडी इस दवा से भर जाती थी। अब न उसके शरीर में बैक्टीरिया, न वायरस, न उसकी शरीर की का इम्यून सिस्टम। तो ये सारा का सारा जो है एकदम शांत हो जाता है। हर दिन लगभग 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर ये घटा देता है। किसी किसी का तो एक दिन में ही ठीक कर देता है बुखार, किसी किसी का 2 दिन, है तो 3 दिन में तो लगभग मैक्सिमम लोगों का बुखार ये ठीक कर देता है, केवल यही दवा। बशर्ते उसकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक हो। अगर इम्यूनिटी अच्छी है ना, तो 3 दिन में रोगी एकदम अच्छा। इसके लेने के बाद रोगी के मुंह का स्वाद बहुत अच्छा रहता है, उसको पेशाब खूब होगा, यूरिन खूब जाएगा करने, पेट साफ हो जाएगा, जैसे लगा लैट्रिन क्योंकि इतना पानी पिएगा ना वो, 8 गिलास पानी जब पिएगा तो उसको लैट्रिन भी तो खूब लगेगी, पेशाब भी खूब होगा। और उसी लैट्रिन और पेशाब के रास्ते जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो सभी बाहर निकलने लगते हैं। उसका शरीर समझिए बैक्टीरिया वायरस से खाली हो जाता है। और जो रह जाते हैं शरीर में उनको ये मार देता है, क्योंकि इसमें चंदन पड़ा हुआ है। चंदन जो होता है विषहर होता है, विष, एंटी पॉइजनस उसका इफेक्ट है। ठीक है। तो चंदन जो है, लाल चंदन, ये बहुत अच्छा काम करता है इसमें। ये पित्त का शमन करता है और विष का भी शमन करता है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जब हम लेते हैं, देखिए मैंने लिखा है 6 से 9 गिलास तक पिलाना चाहिए, ये शरीर का टेम्परेचर कम करता है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसी दवा को बताया गया सबसे पहले कि आपको सभी बुखार में आपको देना है।
ये दवा क्या करती है, लंघन और पाचन दोनों का काम करती है, क्योंकि दिन भर 8 गिलास पानी जब पिएगा तो खाना तो खा ही नहीं पाएगा ज्यादा, तो लंघन भी हो गया। और इसमें पित्त पापड़ा है, सौंठ है, नागर मोथा, ये दो तीनों क्या है, पाचन का काम करते हैं। तो जब आप इस दवा को देते हैं तो ये लंघन और पाचन दोनों का काम कर देता है। अच्छा, बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। 3 साल, 2-3 साल से ऊपर तक के बच्चों को आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी माँ को दीजिए। अगर अगर बच्चे को दवाई देनी हो ना, तो ये दवाई आप उसकी मदर को दे सकते हैं, अगर माँ का दूध पीता होगा बच्चा तो। ये क्या करेगा, शरीर का टेम्परेचर ये डाउन करेगा। ठीक है, तो इस दवा का बड़ा अच्छा इफेक्ट है। सारी दवाइयां बराबर मात्रा में आपको लेनी है। जैसे मैं तो बनवाता हूँ, मैं तो लार्ज स्केल में बनाता हूँ, मैं 1-1 किलो सारी दवाई लेता हूँ, 6 दवाई है, 6 किलो लिया। फिर मैं उसके 50-50 ग्राम के पैकेट बनवा लेता हूँ। और ये जो 50 ग्राम का पैकेट है, एक पूरे परिवार में 4 लोगों के काम आ जाता है ये। क्योंकि एक बार में एक मरीज को 4 ग्राम लेना है। 3 दिन भी लिया तो 12 ग्राम एक मरीज को चला। और 4 लोग मेंबर हैं तो 48 ग्राम यूज हो जाता है, मतलब 4 मेंबर के परिवार में 50 ग्राम यूज हो जाता है। हाँ, दे सकते हैं। माँ का दूध अगर पी रहा है, 2 साल से कम, बच्चे को आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत। बच्चे को बनाएंगे कैसे, बच्चे के लिए मात्रा थोड़ी सी रखिए। इतना सा डालिए बस, एक चुटकी, 4 कप पानी में उबाल लीजिए। ठीक है, और 2-2 चम्मच उस, जब उबाल लीजिए ठंडा हो जाए छान लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको पिलाते रहिए, एक एक 2-2 चम्मच। मतलब जैसे शरीर हो उस हिसाब से इसकी डोज आप दे सकते हैं। जैसा बुखार हो उस बुखार के हिसाब से आप इसको, आपको डोज बढ़ानी। ठीक है, तो इस दवा का इफेक्ट बहुत अच्छा है, इस दवा को आप रखिए, जरूर बनाइए। अगर नहीं बनता है तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। इसके कंटेंट हर शहर में मिल जाते हैं, और बहुत सस्ती दवा है। ठीक है, मुश्किल से आपका 20-22 रुपए में 50 ग्राम बन जाएगा। मतलब 20-22 रुपए में आप मान के चलिए, लगभग आप 4 लोगों को 3 दिन की दवा आप दे सकते हैं। मतलब एक आदमी की जो 3 दिन की खुराक हो 5 रुपए में बनेगी, लागत। लागत 5 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो इसको क्या है, हमेशा 10-20-25 पैकेट अपने पास रखे रहना चाहिए, खराब होता नहीं। अच्छे से एयर टाइट पैक करके रखे रहिए। तो मैं तो पैकिंग करवा के रख लेता हूँ। अभी मेरे पास नीचे रखा हुआ है घर में, तो मैं लेके आऊंगा तो मैं कल दिखा दूंगा। उसकी पैकिंग सिंपल पैकिंग, रबड़ से लगी हुई है, आराम से चलती है, खराब नहीं होती। ठीक है, तो इस दवा का आप प्रयोग किया। अब हमारे यहाँ आयुर्वेद में इस दवा को बताने के बाद अब बताया कि आप दवाइयों का प्रयोग कीजिए। अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो किस केस में नहीं मिलता है, जो बाकी के 30% केस हैं उसमें। 4 तरीके का काढ़ा है। इन चारों में से आप कोई एक काढ़ा आप यूज करेंगे। काढ़े को मैंने क्वाथ लिखा है। 4 तरह के क्वाथ हैं। ये पहला है किरातादी क्वाथ। इसमें चिरायता, नागरमोथा, सोंठ, पाठा, खस, गिलोय, तगर, ये सारी चीजें हैं। इसका काढ़ा दे सकते हैं। अगला जो है चिरायता, गिलोय, तगर, कंटकारी, गोखरू, पटोल, देवदारू, नागरमोथा, सोंठ, पिपली मूल, धनिया, सौंफ, इसका भी काढ़ा है। तीसरा जो काढ़ा है वो भी बहुत अच्छा काढ़ा है, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय, आंवला, पित्त पापड़ा, नीम की छाल और लाल चंदन, इसका काढ़ा आप दे सकते हैं। और चौथा जो इम्पोर्टेंट काढ़ा है उसका नाम है पंचभद्र क्वाथ। ये काढ़ा भी बुखार को ठीक, अब ये दवाई स्टार्ट हो गई। जो सडंग पानी था, ये क्या था, आम का पाचन करता था और टेम्परेचर डाउन करता था। तो 70-80% तो उसी समय ठीक हो जाते हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं उनको ये, अच्छा काढ़ा बनाने का तरीका क्या है। ये जो जड़ी बूटी मैंने लिखी ना, इसको बराबर मात्रा, अगर कहीं मात्रा नहीं लिखी हो मतलब बराबर मात्रा है, तो आपने 1 चम्मच ही लेना है दवा। 1 चम्मच कूटा हुआ जड़ी बूटी, कूटा हुआ मतलब काढ़ा अगर बनाना हो तो जौकूट होना चाहिए, इतनी छोटी साइज होनी चाहिए, क्योंकि आपको छानना है ना। तो 1 चम्मच ये जड़ी बूटी का 4 कप पानी में उबालना है, और 1 कप बच जाए तो छान के पिला देना।
हाँ, सडंग पानी के साथ आप काढ़े को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चार काढ़े हैं ना, इन चार काढ़ों में से कोई एक काढ़ा ही आपको यूज करना है। सारे, हाँ, दरदरा होना चाहिए, दरदरा रहेगा तभी आप उसको छान लेंगे, अदरवाइज ये क्या करेगा, पेट में जाएगा, पेट में दर्द करेगा। तो इसीलिए कई दवाइयां जो बहुत तेज होती हैं ना, उसको काढ़े के रूप में देते थे। कई दवाइयां हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो उसको साबुत नहीं खिलाते, उसको काढ़े के रूप में, अगर उसको आप टेबलेट के रूप में आप दे देंगे ना, तो रोगी के पेट में दर्द चालू हो जाएगा। तो उसको काढ़े के रूप में देते थे कि उसकी तासीर आ जाए। बाकी का बाकी जो चीजें हैं जो पेट में दर्द उत्पन्न कर सकती हैं, कोई दिक्कत कर सकता है, वो आपने छान लिया। तो काढ़े की डोज 1 कप रहेगी या आधा कप रहेगी, सुबह और शाम को, दिन में 2 बार आपको देना है। तो इसका आप प्रयोग कीजिए, ये चार काढ़े में से कोई भी काढ़ा आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सडंग पानी तो है ही। अब मैं आ जाता हूँ अगली बीमारी में। देखिए, सबका प्रश्न मैं लूंगा, जितने भी लोग हैं सभी का प्रश्न मैं लास्ट में लूंगा, सब लोग अपना नोट किए रहिएगा। प्रश्न अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो सभी लोग अपना प्रश्न जो है आप नोट किए रहिएगा, सबका प्रश्न मैं लूंगा लास्ट में। अब मैं आ जाता हूँ टाइफाइड में। देखिए, टाइफाइड में इसको पेट का बुखार, हाँ, हर बीमारी में मनोज जी, हर बीमारी में दे सकते हैं। ये जो सडंग पानी है और ये जो चार प्रकार के मैंने काढ़े बताए, इसमें से कोई एक बना लीजिए आप। इनको आप किसी में भी आप चला सकते हैं, और इतना सस्ता बन जाएगा ना, आप कहेंगे सर बड़ा सस्ता बन गया। अब देखिए, टाइफाइड में अब क्या क्या दवाइयां और चलाई जाती हैं। मैं सारी दवाइयों का नाम मैक्सिमम प्रयास करता हूँ कि सारी, देखिए, दवाई एक बीमारी में 20-25 चलती हैं, लेकिन मैंने उसमें से संकलन किया है, या जिसको मैं चलाता हूँ, जो मैं रूटीन में चलाता हूँ, मैं उन्हीं दवाइयों का नाम मैंने लिखा है। एक आती है टेबलेट मधुरांतक वटी। एक्चुअली क्या, टाइफाइड का दूसरा नाम मधुरक भी है, तो मधुरांतक वटी के को एक एक गोली सुबह शाम आप दे सकते हैं। दूसरी एक दवा है जो टाइफाइड के में एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, हमारे आयुर्वेद की वो दवा एंटीबायोटिक है, उसका नाम है स्वर्ण बसंत मालती रस। इसकी एक एक गोली या दो दो गोली आप सुबह शाम आप चला सकते हैं। स्वर्ण बसंत मालती रस, ये समझ लीजिए आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है, चाहे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, चाहे वायरस का इन्फेक्शन हो, दोनों में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसकी एक एक गोली आप चला सकते हैं। ये मिलती महंगी है, तो अगर महंगी मिलती है, नहीं, मधुरांतक नहीं दे सकते। वो ये एक्चुअली क्या है, टाइफाइड का दूसरा नाम मधुरक है, इससे डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है इसको, ठीक है। इसका नाम मधुरक होता है ना, टाइफाइड का एक नाम, इसीलिए मधुरांतक वटी बोलते हैं इसको। मधुमेहांतक अलग होता है, मधुरांतक अलग। एक टेबलेट आती है गिलोय की, आप वो भी चला सकते हैं। हाँ, रवि प्रताप जी, आपका मैसेज मिला, ठीक है। अभी कुछ पूछना है आपको रवि जी? समसमनी वटी, गिलोय की टेबलेट होती है, ये आप दो दो गोली सुबह शाम आप चला सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर डाउन करने का एक उपाय और है कि गोदंती की भस्म और शंख भस्म 250-250 मिलीग्राम, ये सुबह शाम शहद से आप इसको भी चटा सकते हैं। सडंग पानी आप दे ही सकते हैं। पंचभद्र क्वाथ जो मैंने पीछे बताया ना, जो काढ़ा, वो काढ़ा आपको देना है टाइफाइड। और ऊपर जो भी दवाइयां लिखी हैं 1 2 3 4, इसमें से कोई एक दो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। कभी कभी जरूरत सारे की भी पड़ जाती है, हो सकता है व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो ना, तो बाकी सारी ऊपर की सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं। ऐसे भी टाइफाइड के केस आए हैं मेरे पास, कि सडंग पानी और पंचभद्र क्वाथ से टेम्परेचर तो हल्का हुआ, कम हुआ, लेकिन इम्यूनिटी व्यक्ति की कम थी, तो उसको ये सारी दवाइयां उसको चलानी पड़ी लास्ट में। अगर इम्यूनिटी कम हो, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो सडंग पानी और पंचभद्र क्वाथ से अच्छे से ठीक हो जाएगा। रोगी को लघु आहार आपको देना है, मूंग की दाल की खिचड़ी देनी है, वो चलाइए। पीने में आप दे सकते हैं जो टॉनिक होता है बुखार का, अमृता रिस्ट, इसका प्रयोग कर सकते हैं 2 2 चम्मच सुबह शाम। और एक और टेबलेट आती है, उसका नाम भी आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसका नाम है अमर सुंदरी वटी। अमर सुंदरी वटी,
हाँ बताएंगे, अंकित जी आगे बताएंगे। अगर लूज मोशन हो तो क्या देंगे। तो लूज मोशन के लिए कल मैंने बताया था ना आपको, एक और सडंग पानी बनता है, उसको आप दे सकते हैं। उसमें बुखार की भी दवा है, कल के वेबिनार में मैंने बताया था। उसमें बुखार की भी दवा होती है, मतलब यही दवा है। इसी में आप क्या कीजिए, पाठा, ठीक है, इसी में पाठा, बिल्व, अतिविसा, इसके टुकड़े के साथ इसको, उसको भी इसके साथ पका दीजिए तो लूज मोशन भी ठीक हो जाएगा। पाठा, बिल्व और अतिविसा, ठीक है, उसको ऐड करके सडंग पानी में आपको देना है। तो लूज मोशन है उसमें भी आराम मिलेगा, ठीक है। अमर सुंदरी वटी एक एक गोली सुबह शाम, ये नोट कर लिया, ये भी चलती है इस बुखार में। अब अगली जो बीमारी है वो स्क्रब टाइफस, जो मैंने बताया बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इसका क्या करें। इस बीमारी में स्वर्ण वसंत मालती रस तो चलेगा ही, क्योंकि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। इसके अलावा महासुदर्शन चूर्ण या महासुदर्शन घनवटी, इसको आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम या दो दो गोली सुबह शाम आपको चलाना पड़ेगा स्क्रब टाइफस के केस में। सडंग पानी तो देना ही देना है। इसके बाद किरातादी क्वाथ एक लिखा हुआ था ना पीछे, पंचभद्र क्वाथ इसमें चलेगा टाइफाइड में, और स्क्रब टाइफस में किरातादी क्वाथ। जो पीछे मैंने लिखा था, चिरायता, नागर मोथा, सूंठ, पाठा, खस, गिलोय, तगर, ये सारी चीजें इसमें मिली होती हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या पंचभद्र क्वाथ, दोनों को या तो मिला के आप पका लीजिए, तो दोनों का या तो यूज कीजिए, या किरातादी क्वाथ का केवल यूज कीजिए, या पंचभद्र क्वाथ के साथ पका के आप दीजिए रोगी को। अगली दो दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आनंद भैरव रस, ये भी चल सकता है क्योंकि हल्का सा लूज मोशन भी होता है स्क्रब टाइफस वाले रोगी को। तो आनंद भैरव रस भी आप दे सकते हैं। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो दवा है उसका नाम है जय मंगल रस। जय मंगल रस इतनी स्ट्रांग दवाई है आयुर्वेद की कि ये जबरदस्त एंटीबायोटिक का काम करती है और टेम्परेचर भी घटाती है ये, लेकिन मिलती महंगी है, कि करीब 150 रुपए की एक टेबलेट मिलती है। जय मंगल रस, मतलब 1200 1300 रुपए में 8 गोली आती है, 8 या 10 गोली आती है। 1200 से 1500 का रेंज है। हाँ संजीवनी बटी भी आप दे सकते हैं मनोज जी, संजीवनी बटी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संजीवनी बटी है, दो दवाइयां मैंने इसमें अभी नहीं लिखी हैं। संजीवनी बटी एक तो कई जगह मैंने नहीं दिया है, दूसरा है त्रिभुवन कीर्ति, उसके पीछे मैं कारण बताऊंगा, कुछ और है। क्योंकि दोनों में वसनाभ होता है, वसनाभ से थोड़ा सा बचना चाहिए, वसनाभ बहुत खतरनाक होती है। अगली जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा, जो खांसी जुकाम बुखार वाला होता है ना, सर्दी खांसी जुकाम और बुखार, उसमें आप क्या चलाएं। उसमें लक्ष्मी विलास रस, लेकिन इसमें जुकाम ज्यादा है खांसी कम है, इस स्थिति में जुकाम ज्यादा हो रहा है व्यक्ति को, खांसी ज्यादा है, तो आप लक्ष्मी विलास रस या नारदीय लक्ष्मी विलास रस, इसकी गोली, एक एक गोली आप सुबह शाम आप दे सकते हैं। सडंग पानी आपको देना ही देना है। इसके अलावा एक काढ़ा, जो कि खांसी जुकाम बुखार के लिए दो तीन तरह के काढ़े आते हैं। तो जो खांसी जुकाम बुखार वाला जो काढ़ा होता है वो अलग होता है, उसकी वैरायटी अलग होती है। उसमें सबसे नीचे देखिए मैंने लिखा है गोजीवादी काढ़ा, गोजीवादी क्वाथ, ये बहुत बढ़िया है, ये सर्दी खांसी जुकाम वाले बुखार में बहुत अच्छा काम करता है। बाकी आप सिरसादी क्वाथ भी आप दे सकते हैं। बुखार में आपको तिक्त रस वाली टेबलेट देनी है तो महासुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक काढ़ा और मैंने लिखा है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो है नीम की छाल, सौंठ, गिलोय, चिरायता, शटी, पिपली, गज पिपली और कंटकारी, इसके काढ़े का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को खांसी जुकाम के साथ बुखार आया हो तो, या तो गोजीवादी काढ़ा जो है मार्केट में मिल जाता है। अच्छा, जिस दवा पे मैंने टिक किया है ना वो दवा मार्केट में मिलती नहीं है, वो आपको बनानी पड़ेगी। और जिस पे मैंने टिक नहीं किया वो दवा मिल जाती है मार्केट में, बनी बनाई,
ठीक है, तो गोजीवादी काढ़ा मार्केट में मिलता है, सिरसादी का काढ़ा भी मिलता है मार्केट में, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं अगर सर्दी खांसी जुकाम के साथ अगर बुखार आ रहा हो उस केस में। अब अगर गले में इन्फेक्शन केवल है, केवल खांसी है रोगी को, मान लीजिए रोगी को केवल खांसी है और साथ में बुखार है, तो खांसी या तो बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है या वायरस के कारण, तो उस केस में आप क्या करेंगे? महालक्ष्मी विलास रस आपको देना है, एक एक गोली सुबह शाम। लवंग, ये मैं फीवर की स्थिति बता रहा हूँ, ब्रोंकाइटिस मेरा सेकंड है, मेन है हमारा बुखार। बुखार को कैसे ठीक करें? अगर ब्रोंकाइटिस हो जाएगी तो आप सीतोप्लादी वगैरह आप मिला के दे सकते हैं। तो ये जो खा इन्फ्लुएंजा है या ब्रोंकाइटिस है, इन दोनों में आप सीतोप्लादी, तालीसादी, तिरकटू, कोई भी एक पाउडर ले लीजिए, आधा चम्मच, उसमें इन दोनों की टेबलेट मिला लीजिए, चाहे लक्ष्मी विलास रस चाहे महालक्ष्मी विलास रस। एक एक गोली मिला लिया, टंकड़ मिला दिया, गोदंती मिला दिया, उसके बाद शहद से चटा दिया रोगी। तो ये काम हम करते हैं। इसके बाद लवंगादी वटी या खदिरादी वटी भी दे सकते हैं चूसने के लिए, महासुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं। वही डोज वही रहेगी, दो दो गोली सुबह शाम। ठीक है, लिख लीजिएगा इसमें। इसके अलावा वासा, कंटकारी और गिलोय, इसका काढ़ा आप दे सकते हैं। तो वासा, कंटकारी, गिलोय देंगे तो ये खांसी को भी ठीक करेगा और बुखार को भी ठीक करेगा। सडंग पानी तो आपको देना ही देना, सडंग पानी आपको चलाना है इस केस में भी आपको। गोजीवादी काढ़ा भी बहुत अच्छा है। इसके बाद नीचे देखिए एक दवा लिखी है कफ केतु रस, कफ केतु रस भी आप दे सकते हैं, एक एक गोली सुबह शाम। वासारिस्ट और वासकासो ये भी आप चला सकते हैं। तो ये जो सारा ट्रीटमेंट है ना, ये समझ लीजिए कोरोना काल में जो बुखार आया था ना, लगभग समझ लीजिए उसी का इलाज है। चाहे इन्फ्लुएंजा में जो दवा चल रही हो या ब्रोंकाइटिस में जो दवा चल रही हो, ये दोनों दवाइयां कोरोना काल में जो वायरल इन्फेक्शन था उसमें भी चलती थी, और साथ में स्वर्ण वसंत मालती रस भी चलता था। ऊपर देखिए एक दवा लिखी हुई है चातुर्भद्र औले, इसमें कायफल, पुष्कर मूल, करकट श्रृंगी और पिपली, इसका पाउडर लेना है 20-20 ग्राम या 25-25 ग्राम, तो 100 ग्राम हो गया। अब इस 100 ग्राम पाउडर को आपको 100 ग्राम शहद में मिला के रख लेना है। रोगी को बताना है कि 100 ग्राम ये पाउडर लो और 100 ग्राम शहद लो। ठीक है, इसको रख लो अच्छे से मिला के, इसका एक आधा आधा चम्मच ये रेगुलर इसको लो सुबह शाम। नहीं, रवि प्रताप जी मिल जाता है, मिल जाता है रवि प्रताप जी, रॉ मटेरियल मिल जाता है। आप देखिएगा आपके शहर में जो भी अच्छा जड़ी बूटी का विक्रेता होगा वो अवेलेबल करा देगा, क्योंकि आयुर्वेद की दवा कंपनियां देखिए हर शहर में हैं, और वो हर शहर में कहीं ना कहीं से वो जड़ी बूटी वो खरीदती हैं। अगर छोटे शहरों में नहीं मिलेगा तो बड़े शहर में जरूर मिल जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, एक साथ गए किसी बड़े शहर में, सारी दवाई अपना उठा ले आए, मैक्सिमम दवाई आपको मिल जाएगी। हर बड़े शहर में मैक्सिमम दवाई मिल जाती है। एक आध दवाई इधर उधर होती है, नहीं मिल पाती तो उससे कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। बाकी हमारे यहाँ हरिद्वार में तो निश्चित रूप से सारी दवाई मिल जाती है जी रवि। कभी कोई दवाई हो सकता है आपको कहीं ना मिले तो आप मुझे बता दिया, मैं यहाँ से अवेलेबल करा दूंगा आपको। ठीक है, लेके मतलब आप अपने पास कुछ दवाइयाँ आप रख सकते हैं कभी भी, कोई भी, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बहुत हैं आयुर्वेद की, तो इसलिए यहाँ के जड़ी बूटी विक्रेता क्या करते हैं हरिद्वार में, ये सारी दवाइयाँ रखते हैं। मतलब मुझसे बता रहे थे कि सर हम लोग मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु हर जगह से दवाई मंगाते हैं। हाँ, सुभाष जी बोल रहे हैं, जड़ी बूटी है खजाना। अब यहाँ हमारे यहाँ जैसे पतंजलि की फैक्ट्री है बहुत बड़ी आयुर्वेद की, तो कितनी दवाइयाँ तो ये पूरा खाली कर देते हैं। हमारा यहाँ एक स्टूडेंट था, बताते हैं कि वो उसने क्या किया, उसको पता चला कि पतंजलि वालों को एक ट्रक है एरंड का पेड़ चाहिए, एक ट्रक। तो उसने क्या किया, कहीं से लेबर ले आया 10-20, गंगा जी किनारे एरंड के पेड़ लगे हुए थे, सारा उखड़वा के ट्रक में लदवा के उनको सप्लाई कर दिया, उनसे पैसा कमा लिया अच्छा खासा। ठीक है, तो
इस तरह से यहाँ मिल जाती है। यहाँ जंगल भी बहुत है, आसपास बहुत जंगल है, तो जड़ी बूटियां काफी मिलती हैं। थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र की जो औषधियां जैसे चिरायता वगैरह वो भी मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों की तो कई लोग यहाँ जड़ी बूटी कलेक्शन का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जड़ी बूटी जो विक्रेता है उनको डायरेक्ट वो बेचते हैं वो। बाकी कई औषधियां हैं जो केवल महाराष्ट्र में ही मिलेंगी, जो केवल गुजरात में ही मिलेंगी, जो केवल एमपी में मिलेंगी। तो उन जड़ी बूटियों को ये लोग वहां से मंगाते हैं, क्योंकि खपत उनकी यहाँ बहुत होती है। अब देखिए, अगर वासा रिस्ट और वास्कासव दो पीने की दवाई बहुत जबरदस्त है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं 2-2 चम्मच सुबह शाम, इन दोनों में से कोई एक। ये खांसी को भगा देता है बहुत अच्छे से। अगर खांसी किसी को हुई है तो गले में बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को निमोनिया होने का चांस हो, लगे कि निमोनिया का लक्षण आ सकता है, तो आप त्रैलोक्य चिंतामणि रस आप यूज कर सकते हैं। एक एक गोली सुबह शाम, त्रैलोक्य चिंतामणि रस शहद में मिला के आपको देंगे। अब मैं आ जाता हूँ डेंगू, डेंगू बुखार में। अब डेंगू में देखिए मैं क्या ट्रीटमेंट देता था। मैंने आपको बताया था ना, डेंगू जो बुखार है इस पे मेरा काम रहा। इसमें मैं कौन सी दवाई देता था, हिबेरादी पानी। इसमें वही सडंग पानी है, बस उसमें से सोंठ हटा दिया गया है। हुआ क्या कि जब हरिद्वार में आज से कोरोना से जस्ट पहले कुमार कल्याण रस बच्चों में आप दे सकते हैं, कुमार कल्याण रस कोई दिक्कत नहीं, बच्चों में आप चला सकते हैं। अब मैंने एक चीज देखा कि हरिद्वार में जब ये डेंगू जब ये फैला था, तो उस समय हुआ क्या कि बहुत फैला था महामारी के रूप में। ब्लीडिंग से डेथ, ब्लीडिंग हुई डेथ, ब्लीडिंग से डेथ, हरिद्वार में ही 10-20 लोग मर गए। ये मैं बता रहा हूँ कोरोना से जस्ट एक साल पहले, 2017-18 की बात है, हरिद्वार में महामारी फैली थी। मैं सडंग पानी लोगों को मैं देता था रेगुलर वैसे भी। तो जब डेंगू का केस आया तो मुझे लगा कि इसमें तो सोंठ मिली हुई है। फिर मैंने चरक का दूसरा चैप्टर मैंने निकाला जिसका नाम है रक्त पित्त। तो रक्त पित्त मैं वैसे ही बच्चों को पढ़ा रहा था, उसी में ये दवा लिखी हुई थी, हिबेरादी पानी। लिखा था कि इस हिबेरादी पानी को जब आप चलाएंगे तो ये ब्लीडिंग को रोकता है। फिर मैंने इसके कंटेंट देखे कि इसमें है क्या क्या चीज। जब मैंने इसमें देखा तो मैंने देखा कि इसमें तो 5 दवाई है, और पांचों वही दवाइयां हैं जो सडंग पानी में, बस सोंठ हटा दिया गया। तब और देन नाम इसका हिबेरादी पानी ही लिखा था। तो मुझे समझ में आया कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका सडंग पानी इस दवा का बना के हम दे सकते हैं। तो ये हिबेरादी पानी है मेरी, लगभग समझ लीजिए 200 से 250 मरीजों को मैंने 7 दिन के अंदर मैंने दवाई दी होगी। ये लगभग हुआ क्या, पहले दिन मैंने 15-20 लोगों को दिया, दूसरे दिन दिया, तो उनको बड़ा आराम मिला। लोगों को बुखार गायब, बुखार देते ही 2 दिन में बुखार गायब डेंगू का। फिर मुझे लगा कि तो महामारी फैली है, लोगों की डेथ हो रही है। फिर मैंने न्यूज़पेपर में कॉलेज से मैंने बोला तो उन्होंने निकलवाया। फिर न्यूज़पेपर वाले को पता चला, पत्रकारों को, तो उसने निकाला, कहा सर मैं जरूर छापूंगा। उसने पेपर में निकाला, उसके बाद तो पूरे हॉस्पिटल में मेला लग गया डेंगू के मरीजों का। लगभग 200 से 250 मरीज 7-8 दिन 10 दिन के अंदर आए। और लगभग जो लोग भी जिन लोगों ने भी इस दवा का प्रयोग किया हिबेरादी पानी का, किसी की डेथ नहीं हुई, और सबका बुखार 2 से 3 दिन में ठीक होता गया। तो ये दवा जो है हिबेरादी पानी, इसमें क्या क्या है, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, लाल चंदन, तगर और खस। इसमें सोंठ नहीं है। सोंठ क्या है, ब्लीडिंग कराती है। ठीक है। वैसो डायलेशन करती है सोंठ। तो ये क्या करती है, ये इससे ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। सोंठ इसमें से हटा दिया गया, ये हमारे चरक में ही हटाया है। हमारे यहाँ चरक में बोला गया है कि जो रक्तपित्त होता है, मतलब ब्लीडिंग जो होता है, ये फीवर का कॉम्प्लिकेशन है। हमारे तो चरक में पहले ही बता दिया गया कि जो ये ब्लीडिंग होती है बुखार में, ये बुखार के कारण होती है। अगर आप टेम्परेचर किसी रोगी का नहीं ठीक करते हैं तो उसके अंदर ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाए। अगर आपको किसी का टेम्परेचर अगर आपने ठीक कर दिया तो उसको ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर आपने उसका बुखार ठीक नहीं किया, टेम्परेचर नहीं घटाया, तो उसको ब्लीडिंग हो जाएगी।
कोई खून की नली फैल जाती है ना टेम्परेचर हाई रहने पे, फैल जाती है तो फटने का चांस रहता है, ब्लीडिंग हो जाती है। ये दवा मैंने देखा हिबेरादी पानी जब भी मैंने दिया तो इसने सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन किया बहुत तेजी से। तो डेंगू में मैंने इसको चलाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इसके अलावा हेडेक बहुत होता है डेंगू में, तो सिरस उलादी वज्ररस दीजिए। सनसमनी वटी दे सकते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम, इसमें गिलोय होती है। जोड़ों में दर्द होता है तो महायोगराज उगलू दीजिए, 1-1 गोली सुबह शाम। और ठंडा उपचार करना है, जो भी उपचार आपको करना है शीतल उपचार करना है आपको डेंगू में। बाकी चीजें तो आप दे ही सकते हैं जो आपको पता है, पपीते के पत्ते का रस, बकरी का दूध, वो सारी चीजें जो देते हैं आप उसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक काढ़ा इसमें लिखा है तिक्तादी क्वाथ, इसमें कुटकी, नागरमोथा, इंद्रियो, पाठा, कायफल और तगर। इस काढ़े का प्रयोग जब करते हैं तो ये सिर दर्द में, देखिए मैंने बताया ना, जो तगर होता है ना, तगर, कायफल, ये सब क्या है, ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, मस्तिष्क पे बहुत काम करता है। अच्छा, जो हमारा ब्रेन में जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है इसको ये कंट्रोल करता है, ये तगर। तगर आप लेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, मानसिक तनाव कम करता है काफी हद तक, विचारों को रोकता है। तो तगर देखिए आपको सारी दवाइयों में मिला है, तो ये डेंगू का आपका इलाज हो गया। अगला जो मैं बता रहा था, हिपेटाइटिस। अगर किसी के लीवर में हेपेटाइटिस A B C D कोई भी वायरस चला गया और उसको फीवर हो रहा है, देखिए सब, मैंने आपको बताया 90% केस में कोई फीवर नहीं होता, 5-6% केस में फीवर होता है, और हजारों में एक आध आदमी को लीवर की समस्या होती है। तो जिनमें हेपेटाइटिस का वायरस के कारण अगर फीवर हुआ हो, या तो रोगी बोल रहा हो कि सर हमें ऑपरेशन कराना है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, A B C जो भी है, तो हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकते जब तक ये निगेटिव नहीं हो जाएगा। और उसकी दवा चलाते हैं, वो निगेटिव होता नहीं। सालों दवाइयां चलाती हैं, इंटरफेरॉन वगैरह कुछ दवाइयां आती हैं, वो रेगुलर चलती हैं, लेकिन उसका हेपेटाइटिस का जो वायरस है ये निगेटिव नहीं आता इसका रिपोर्ट। फिर भी आप कुछ दवाइयां आप चला सकते हैं जिससे कि रोगी को लाभ मिलेगा। इसमें आप दे सकते हैं पित्त पापड़ा, गिलोय और आंवले का काढ़ा, क्योंकि मैं बताया ना, किसी किसी का लीवर खराब कर सकता है, तो आप पहले से ये दवाई आप चला लीजिए। या चिरायता, अतिविषा, लोध, गिलोय, लाल चंदन, कुटकी, वासा, प्रियंगू का काढ़ा। अगर नहीं दे सकते तो इसके अलावा एक काढ़ा और है, ये दोनों काढ़े नहीं मिलेंगे, जिसपे मैंने टिक लगाया वो नहीं मिलती दवाई, जिसपे टिक नहीं लगा वो मार्केट में मिल जाती है। अगली दवाई है फल त्रिकालिक वात, ये मार्केट में अवेलेबल है। इसका भी प्रभाव एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बस इसमें आप एक काम कीजिए, भूमि आंवला आप मिला दीजिएगा। भूमि आंवला एक होती है छोटी आंवला जो जमीन पे फैलती है, तो उसका पंचांग ले लेना है, उसको भी साथ में पका के देना है, उसके अंदर एंटीवायरल इफेक्ट देखा गया है भूमि आंवला में, तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। महासुदर्शन चूर्ण होता है, इसका फांट पीना है। फांट मतलब पाउडर लिया, एक चुटकी, 1 कप पानी में उबाला, उबाल के फिर कपड़े से छान लिया और चाय की तरह पिला दिया रोगी को ठंडा करके। पिलाना ठंडा करके, काढ़ा वगैरह जब बहुत कड़वा होता है, गर्म देंगे तो रोगी पी नहीं पाएगा, ठीक है, तो ठंडा ही, बुखार में तो ठंडा ही देते हैं। ज्वरांकुश रस, 1-1 गोली सुबह शाम। आरोग्य वर्धनी वटी, ये लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, इसमें ताम्र भस्म पाया जाता है, कॉपर की भस्म होती है, तो ये क्या है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया सुभाष जी। भूमि आंवला, पुनर्नवा, देखिए पुनर्नवा भी बहुत अच्छा रोल है इसका, ये किसी भी चीज को रीजनरेट कर देती है पुनर्नवा, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी में फल त्रिगादी क्वाथ में आप भूमि आंवला और पुनर्नवा भी आप मिला दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लीवर टॉनिक आप यूज कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा 2 दवाइयां और आती हैं जो एंटीवायरल हैं, एक टेबलेट नीरोसिल आती है, इसकी 2-2 गोली सुबह शाम। एक और एक हेपेटाइटिस बी के लिए हिमालय ने दवा बनाई है, लिव 52 HB, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट Li52HB का बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन आप प्रयोग कर सकते हैं, हो सकता है किसी किसी में मिल जाए। ठीक है, क्योंकि एक दिन खाने से नहीं होगा। कई बार रोगी आता है, कहता है जी हमें रिपोर्ट को निगेटिव करना है, तो उस केस में आप इन सारी दवाइयों में से कोई भी दवाई यूज कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें एक दवा और ऐड कर लीजिए, उसका नाम है स्वर्ण वसंत मालती रस। उसको आप जरूर ऐड कीजिएगा, हो सकता है, क्योंकि स्वर्ण वसंत मालती रस का मैंने देखा है कि कोरोना काल में भी मैंने उसको बहुत यूज किया था। और त्रैलोक्य के चिंतामणि को तो, और जयमंगल रस, ये तीनों ही गोल्ड के प्रिपरेशन है, तीनों ही महंगे आते हैं। तो इनमें से मैं कोई दो जरूर चलाता था। जो मरीज कहते थे सर हमें कोई भी महंगी से महंगी आप दवा लिखो, तो जिनकी कंडीशन बहुत सीरियस रहती थी, हॉस्पिटलाइज रहते, तो उनमें ये दो दवाइयां मैंने चलाई। कभी त्रैलोक्य चिंतामणि, कभी जयमंगल, कभी स्वर्ण वसंत मालती। इन तीनों में से जो भी दवाई मैंने चलाई, तो मैंने देखा बड़ा अच्छा उनमें रिस्पांस मिला। लगभग मौत के मुंह से कई लोग बाहर निकले। नहीं, Li52 जो ड्रॉप्स है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये बच्चों के लिए है। ड्रॉप्स जो होता है ये ज्यादातर बच्चों के लिए देखिए यूज करते हैं ड्रॉप्स को। तो उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा अच्छा काम करती है Li52 ड्रॉप्स। ठीक है। बाकी आप Li52HB है, Li52 बहुत आती है दवाइयाँ, कोई भी और भी कंपनी की आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली क्या, देखिए आप देखेंगे ना कि जो भी मैं नोट्स दूंगा ना, इसमें मैं पेटेंट दवाइयाँ बहुत कम लिखता हूँ, बहुत रेयर। इसलिए कि पेटेंट दवाइयाँ जो हैं मैंने देखा उनमें थोड़ा डोज कम रहती है दवाइयों में। जितना व्यक्ति एक काढ़ा एक बार में पीता है, उतने में वो पूरी सिरप की बोतल बना देते हैं वो। ठीक है। तो भरसक प्रयास कीजिए, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली बीमारी है चिकुनगुनिया। अगर किसी को चिकुनगुनिया हुआ तो मैंने बताया था क्या लक्षण है। बहुत तेज बुखार और जोड़ों में दर्द बहुत तेज, और सिर दर्द भी मिलता है। डेंगू से मिलता जुलता लक्षण रहता है। ठीक है। इसमें महावात विध्वंसन रस चलेगा, एक एक गोली सुबह शाम। महायोगराज गुगलू, ये शुरू से ही चला दीजिए आप। और उसके टेम्परेचर को डाउन करने के लिए सडन पानी देते रहिए। इसके अलावा जोड़ चूंकि उसका खराब ना हो जाए, उसके लिए आप 10 मूल, बलामूल, कुल्थी और पुष्कर मूल, इसका काढ़ा चला दीजिए। क्योंकि चिकुनगुनिया जब भी फैले, ये काढ़ा आपको देना ही देना है, 4 नंबर वाला। अन्यथा उसका जोड़ जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। मतलब साल 2 साल तक वो परेशान रहेगा। और अगर बुखार अगर ना घट रहा हो, तो आप जयमंगल रस आप दे सकते हैं। तो जयमंगल रस हो गया, स्वर्ण वसंत मालती हो गया, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये तीनों दवाइयां बहुत महंगी हैं। तो इनकी बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं। अगर इन दो दवाइयों को आप, तीनों दवाइयों को आप नहीं यूज कर सकते, रोगी गरीब भी होता है, अगर तो सडन पानी से ठीक हो जाए तो वही चलाइए। कोई एक काढ़ा दिया दूसरे नंबर पे, उससे ठीक हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज अमर सुंदरी वटी या मधुरांतक वटी, आप सब में आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। बाकी गोल्ड प्रिपरेशन नहीं खरीद सकता, तो आप ये दवाई दे सकते हैं, लघु मालिनी वसंत। इसमें जिंक की भस्म होती है और मरीच होता है, और ये पुराने बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक दवा आती है अपूर्व मालिनी वसंत। एक लघु है, दूसरी अपूर्व मालिनी वसंत। इसमें सिल्वर की भस्म होती है, और वंग भस्म, जिसको टिन की भस्म बोलते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी बुखार में चलती है, और ये सबसे बड़ी बात है, डायबिटीज में भी बहुत अच्छा काम करती है। अपूर्व मालिनी वसंत डायबिटीज में भी देते हैं, तो वहां भी आप चला सकते हैं। इसके अलावा टीबी का बुखार अगर हो जाए किसी को, टीबी का जो बुखार है, अब मैं टीबी का इलाज नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ टीबी में बुखार को हम कैसे डाउन करें। हमें टीबी का बुखार का टेम्परेचर, से रोगी बताता है ना कि सर मैं टीबी की दवाई खा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा बुखार नहीं घट रहा है, या किसी कारणवश महीने भर के बाद वो दवाई नहीं खा पा रहा है रोगी, तो आपको तो दवाई कहीं ना कहीं तो वो चलाएगा ही दवाई, क्योंकि मरना तो है नहीं उसको। तो उस स्थिति में दो दवाई मैंने लिखी, इसका आप प्रयोग कीजिए। अभी हमारी इसी क्लास में, पिछले क्लास में
एक कोई डॉक्टर साहब थे, उनके पास कोई केस आया था ऐसे टीबी का, कि उन्होंने मना कर दिया कि सर मैं टीबी की दवाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाते ही मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी होने लगती है। बहुत हाई पावर की दवाइयां, बुखार जा नहीं रहा था। तो उनको इन्होंने यही दो दवाइयां चलाई, उससे एकदम ठीक हो गया उसका बुखार 2-3 दिन में। 2-3 दिन में बताया कि सर तीसरे दिन जाके बुखार उसका नॉर्मल हो गया। तीसरे या पहले दिन ही बताया था, पहली खुराक से, जो वो 4 महीने से परेशान था। इसमें क्या दवाई है? राज मृगांक रस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक गोली सुबह शाम ये मलाई के साथ दीजिए। दूसरा स्वर्ण वसंत मालती रस भी चलाना है, एक एक गोली सुबह शाम। तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। टीबी टीबी के बुखार को आपको घटाना है तो ये दोनों दवाई आपको चलानी ही पड़ेगी। बाकी आप नहीं दे सकते तो एक काढ़ा लिखा हुआ है, इस काढ़े का प्रयोग कीजिए। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठी, मरीच, इसको सदूषण बोलते हैं। इसमें मुरवा, गज पिपली, भारंगी, वासा, अतीस, वचा, विडंग, इसको मिला के इसका काढ़ा देना है। अच्छा, जहां भी मैंने मात्रा नहीं लिखी तो मतलब मानिए सारी जड़ी बूटियां बराबर मात्रा में हैं। इसके नीचे एक और काढ़ा लिखा हुआ है, ये बस आपकी जानकारी के लिए। इसमें दवाई बहुत मिली हुई, ये किसी भी प्रकार का खतरनाक से खतरनाक बुखार हो, कितना भी खतरनाक बुखार हो, तो इस काढ़े का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दवाइयां ढेर सारी हैं। इसमें है करकट श्रृंगी, भारंगी, हरड़, जीरा, पिपली, चिरायता, पित्त पापड़ा, देवदार, वचा, कूट, कायफल, सोंठ, मोथा, काफी दवाइयां ऐसी मिली हुई हैं। तो इसके काढ़े में हींग और अदरक, मतलब इसका जो काढ़ा बनेगा उसमें थोड़ा सा हींग मिला देना है, थोड़ा सा अदरक का रस मिला देना है, तब देना है ये काढ़ा। तो कोई भी बुखार हो उसको ये 3 दिन में ठीक करता है, ऐसा बताया गया है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ, मैंने इस दवा को भी प्रयोग नहीं किया है क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं। जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए इसको मैंने प्रयोग किया नहीं। और बाकी इस दवा के बारे में लिखा है, ये डायबिटीज को 10 दिन में ठीक करता है, इसका काढ़ा। मतलब ये जो दवाई है इसका काढ़ा आप प्रयोग करेंगे तो डायबिटीज को ये 10 दिन में ठीक करता है, ऐसा बताया गया। और मैंने अभी तक यूज नहीं किया, बस ये आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखा है। तो ये सभी प्रकार के खतरनाक वाले जो सन्निपात ज्वर होता है उसमें, डायबिटीज में, कान में दर्द हो रहा हो, जैसे आजकल मम्प्स फैला हुआ है साउथ इंडिया में। मम्प्स फैला हुआ है तो चेहरे में सूजन और यहाँ कान में, यहाँ दर्द साथ में स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप चला सकते हैं मम्प्स के केस में इसको। केरला में इस समय फैला हुआ है बहुत ज्यादा, हिचकी बहुत आ रही है, नहीं कंट्रोल हो रही है उस केस में। सांस की बीमारी हो, खांसी हो, सब स्थिति में ये दवा चलती है। तो इसको आप चाहें तो भविष्य में कभी आपको जरूरत पड़े तो आपकी जानकारी के लिए इसको आप बना के आप दे सकते हैं रोगी। अगली जो एक बीमारी मैंने बताई थी ऑस्टियोमाइलाइटिस का, तो इसका जो केस था मेरे पास 2-3 केस आए थे, तो उसमें मैंने यही दवाई चलाई थी। देखिए कितनी कम दवाई है, लेकिन उस रोगी में पस बनना बंद हो गया। रोगी के कई जगह पस जो बने हुए थे वो पस गायब हो गए इस दवा के प्रयोग से। इसमें क्या है, स्वर्ण वसंत मालती रस है, इसके अलावा जयमंगल रस या मृत्युंजय रस, इन दोनों में से कोई एक भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने मृत्युंजय रस मैंने यूज किया था स्वर्ण वसंत मालती रस के साथ, और साथ ही साथ प्रवाल पंचामृत। इन 3 दवाइयों के अलावा और कोई दवा नहीं थी। इसको सुबह शाम मैंने बस बोला था रोगी को सुबह शाम शहद मिला के चाट लेना। रितेश जी, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? नहीं, वो पीडीएफ देखिए अभी उसमें पड़ा हुआ है ना ग्रुप में। अब देखिए कुछ लोग लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मिल नहीं पा रहा है। अब देखिए अभी किसी ने मैसेज किया, सर प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग। मतलब अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं कि उससे पहले ही रिकॉर्डिंग उनको चाहिए, बताइए। अच्छा, क्लास ज्वाइन ज्वाइन नहीं कर पाए थे। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, क्लास में तो आ गए। ज्वाइंट पेन के लिए तो मैंने एक पाउडर बताया था ना, बहुत बढ़िया ज्वाइंट पेन का, जिसमें 11 दवाइयां थी, याद है? हितेश जी आपको नहीं मिला? रुकिए मैं भी भेज रहा हूँ। ग्रुप में देखिए, ग्रुप में देखिए, मैं अभी भेज रहा हूँ तुरंत। अच्छा, रितेश जी अभी ज्वाइन किए हैं। देखिए कुछ लोग थोड़ा सा लेट अभी ज्वाइन किए हैं ना, तो मैं अभी भेज रहा हूँ। अभी देखिए आपके पास अभी तुरंत आ जाएगा। आप
आप रिकॉर्डिंग फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद ना आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कल सुबह। अरे जो 11 दवाइयां मैंने नहीं बताई, चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं आपको नोट करा दूंगा फिर से। वो जोड़ के दर्द में आप उसको प्रयोग कीजिए। सभी प्रकार के यूरिक एसिड के कारण पेन हो रहा, उसमें आप चला सकते हैं। सभी प्रकार के आमवात में आप चला सकते हैं, और सभी प्रकार के ऑस्टियोआर्थराइटिस या सर्वाइकल की का दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, लंबर का, हर में आपको चलाना है वो पाउडर। बहुत सस्ता बन जाएगा, मैं बता दूंगा आपका नुस्खा होगा। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस का जो मेरे अंडर में केस था, हुआ क्या उसके साथ ना, कि एक बार मैंने उसको ये दवाई जो थी, हाँ, इस दवा के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस वाली दवा थी, हुआ क्या कि मैंने जब इस दवाई की दुकान पे मैंने रोगी को भेजा कि भाई इसकी पुड़िया तुम बना लेना, तो दवा की दुकान वाले ने क्या किया कि स्वर्ण वसंत मालती रस उसको दिया ही नहीं। अब वो घर ले गया, उसको खाता रहा 15 दिन तक, उसको आराम ही नहीं मिले। फिर फोन आया कि सर उस दवा से आराम नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा मैं समझ गया कहाँ गड़बड़ी हुई है। मुझे समझ में आ गया कि वो दुकान वाले ने स्वर्ण वसंत मालती दिया ही नहीं होगा, पैसा ले लिया होगा उसने। फिर मैंने उससे कहा कि देखो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम एक काम करो, उसकी पुड़िया तुम बनवाए थे या तुमने अलग अलग टेबलेट खरीदी थी? कहा नहीं सर, मैंने पुड़िया बनवा ली थी उससे 15 दिन की एक साथ। उन्होंने पीस के पाउडर करके मुझे बोला था शहर से लेना है। इसमें स्वर्ण वसंत मालती मैंने जैसे ही ऐड कराया, उसको फिर आराम मिलना चालू हो गया। तो मैं समझ गया कि ये दवा जो थी ये बहुत अच्छा काम करती है बैक्टीरिया पे। कि मैं बता रहा हूँ करीब 10 साल पहले की बात। तब से इस दवा को मैं रेगुलर बहुत यूज करता हूँ। 10 क्या 12 13 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 13 14 साल पे। तब से ये दवा स्वर्ण वसंत मालती रस मेरे लिस्ट में आ गई कि ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में ये बहुत ज्यादा, जिसमें हड्डियों में गलन स्टार्ट हो जाती है, हड्डी के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है हड्डी में, जोड़ में नहीं, ये हड्डी के लिए। तो इसमें इस दवा से बड़ा आराम मिला। अगली जो बीमारी है वो है मलेरिया। अब देखिए मलेरिया जिस हिसाब से बोलते हैं, एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये प्रोटोजोआ आपको पता है, ये एनाफिलिस जो मादा एनाफिलिस जो होती है मॉस्किटो, इसके काटने से होता है, और ये रात में ही ज्यादातर काटती है और गंदे पानी में रहती है ये मॉस्किटो। उसके कारण से हमारे शरीर में दो जगह ये प्रोटोजोआ रहता है। प्लाज्मोडियम कहाँ कहाँ रहता है? दो जगह। एक तो लीवर में रहता है, लीवर की कोशिकाओं में, एक हमारे ब्लड में। दो जगह पे रहता है। जो ये प्लाज्मोडियम का जो ये प्रोटोजोआ है, दो जगह रहता है, एक तो हमारे खून में दौड़ता रहता है, दूसरा लीवर में रहता है। दो जगह ये रन करता रहता है। तो जब ये ब्लड में रहता है तो उस समय मॉस्किटो ने अगर काटा, हाँ देखिए, लीवर एंड आरबीसी, जी रवि प्रताप सिंह, तो ब्लड में रहा तो उसको, जो ब्लड में रहता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्चुअली क्या, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो ब्लड में रहता है, तो ब्लड में जब ये रहता है तो वहीं से ये फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी। लीवर में रहता है तो नहीं फैलता। तो ये दो जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फुरकान जी अभी बताएंगे, फुरकान जी ज्वाइंट पेन का पाउडर मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है? क्लास के जस्ट बाद मैं आपको नोट करा दूंगा, बस एक पेज बचा हुआ है लास्ट। उसके बाद फीवर का टॉपिक कंप्लीट है, फिर मैं आपको बताऊँ। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो होता है बहुत तेज नष्ट होती है, हो जाता है। तो आरबीसी जब ज्यादा नष्ट होता है तो कहाँ नष्ट होगा? हमारे तिल्ली में, स्प्लीन में। तो हमारा जो स्प्लीन होता है हमारे पेट में बाएं तरफ होता है, तो इसकी साइज बढ़ जाती है, तिल्ली की काफी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए तिल्ली वाला बुखार भी इसको बोलते हैं, मलेरिया को। तिल्ली या प्लीहा ज्वर भी बोलते हैं इसको, या तिल्ली का बुखार बोलते हैं। तो इस केस में मलेरिया में तिल्ली ना बढ़ जाए उसकी, क्योंकि उसका खून ज्यादा नष्ट होता है, तो तिल्ली ना बढ़ जाए, तो हम क्या दवाई पहले से ही चला दें कि मलेरिया वाले को ये दवा देनी ही देनी है। इसमें क्या है, कुछ नहीं, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, ये लघु पंचमूल इसको बोलते हैं हमारे आयुर्वेद में, लघु पंचमूल। इसमें कुछ नहीं करना आपको, रोहितक आता है एक दवा, उसकी छाल आती है, इसको पका के इसका काढ़ा देना है, तो उसकी तिल्ली नहीं बढ़ेगी उसकी। बाकी इसमें यौ क्षार 250 मिलीग्राम और पिपली का पाउडर 250 मिलीग्राम,
इस काढ़े में मिला के आपको रोगी को पिला देना है, जो मलेरिया बुखार का रोगी होगा उसमें। इसके अलावा नीचे देखिए दो दवाइयां मैंने लिखी हैं, एक है पुष्पक व विषम ज्वरांतक लौ, ये मलेरिया में। हाँ, रोहित रोहित का रिस्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रोहित का रिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन वो जब तिल्ली बढ़ जाती है तब ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन काढ़ा आप चलाएंगे तो ये पहले ही काम कर जाएगा। पुष्पक व विषम ज्वरांतक लौ, ये आप दे सकते हैं, एक एक गोली सुबह शाम। इसके अलावा हिंगुलेश्वर रस आता है, ये भी एक एक गोली आप दे सकते हैं। और हिंगुलेश्वर रस जो होता है ये गठिया में बहुत अच्छा काम करता है। जो रूमेटॉयड आर्थराइटिस होती है, आम बात जिसको बोलते हैं, जिसमें अगर बुखार बना हुआ है, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, रोगी को बहुत तंग करा, तो आप हिंगुलेश्वर रस आप अलग से ऐड कर सकते हैं, उनकी चिकित्सा में काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा ऊपर एक और काढ़ा है, इसको भी आप दे सकते हैं, सोठ गिलोय, नागरमोथा, लाल चंदन, खस, धनिया, इसका काढ़ा, इसमें शहद और चीनी मिला के आप दे सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है पुराना बुखार। जो पुराना बुखार वाले रोगी नहीं होते हैं, कहते हैं काफी दिनों से बुखार है, बार बार टाइफाइड उनको हो जा रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, मतलब पुराने बुखार का मतलब आप जान लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो बैक्टीरिया या वायरस खतरनाक नहीं है जिसका इन्फेक्शन हुआ है, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है। बैक्टीरिया वायरस ये वही है जो सबके सबको तंग कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई स्पेशल बैक्टीरिया या वायरस चला गया है। वही टाइफाइड का बैक्टीरिया होगा, वही हो सकता है इन्फ्लुएंजा का वायरस होगा, बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है, तो आपको उसकी इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीज दूध। जो भी पुराने बुखार के रोगी हैं उसमें दूध आप जरूर पिलाइए, जितनी ज्यादा मात्रा, एक एक गिलास दिन में 3-4 बार वो दूध पिए। और मैं बता रहा हूँ दूध में कंप्लीट उसको डाइट बोला गया है दूध को, तो दूध में मलाई युक्त दूध दीजिए। दूध भी जो लेगा ना मलाई से युक्त लेगा, ठीक है। तो उससे क्या है, बहुत ताकत मिलेगी उसको। दूध रोटी खिलाइए, दूध मलाई, तो ये पुराने बुखार में आपको देना है। बाकी ये 3-4 तरीके के काढ़े हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं आप पुराने बुखार में। एक है पाठा सप्तक क्वाथ, दूसरी सर मुझे बीपी डायबिटीज थायराइड सब है, इसके लिए भी बताना जी। बीपी डायबिटीज थायराइड तीनों के लिए मैं बताऊंगा, जी जी। झा साहब जरूर बताएंगे जी। तीनों ही समस्या का मैं समाधान बता दूंगा, तो एक बार आप मुझे ना वो बता दीजिएगा, आपका बीपी कितना रहता है, और क्या दवाई आप खाते हैं या नहीं खाते हैं, शुगर का क्या रिपोर्ट है, क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, और थायराइड का। और जो लक्षण आपको मिलते हैं अपने शरीर में, वो जरा एक लिख दीजिएगा, 2-4 लक्षण। तो एक पाठा सप्तक वात है, इसमें चिरायता, सोंठ, नागरमोथा, गिलोय, तगर और खस, तो ये 7 दवाइयां हैं, इनका काढ़ा बना के आप दे सकते हैं। इसको पाठा सप्तक काढ़ा बोलते हैं पुराने बुखार के लिए। बाकी एक और काढ़ा है, उसको उसका नाम है योगराज काढ़ा। इसमें से चारों काढ़े आपको बनाने पड़ेंगे, चारों पे टिक लगाया है मैंने। इनमें से कोई एक काढ़ा आप यूज कर सकते हैं। योगराज क्वाथ एक है, इसमें भी काफी दवाइयां इसमें मिली हुई हैं। देखिए इसमें एक चीज आप गौर कीजिएगा, उस जो भी काढ़ा है ना, सब में कोई ना कोई विरेचक औषधि मिली हुई है। आप गौर कीजिए इन काढ़ों में, जब भी आप देखेंगे कोई ना कोई विरेचक औषधि जरूर मिली हुई है। पहले दूसरे में तो नहीं, लेकिन तीसरे और चौथे नंबर वाले दवाइयों में, तीसरे नंबर वाले में त्रिवित मिला हुआ है, चौथे नंबर वाले में अमलतास मिला हुआ है, ठीक है, त्रिफला मिला हुआ है। ये क्या करता है, दूध से तो आपने इम्यूनिटी बढ़ा दिया, और जो बैक्टीरिया या वायरस शरीर में कहीं पित्त की थैली के, कभी कभी पित्त की थैली में भी रहता है टाइफाइड का बैक्टीरिया, उससे भी बार बार बुखार आता है, वहीं आ जाके सो जाता है, वहां तक कोई दवाई नहीं पहुंचती, तो आपको विरेचन देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति का बुखार आप ठीक कर लेते हैं, तो आप उसको थोड़ा विरेचन वाली ऐसा काढ़ा दीजिए जिसमें विरेचक हो, या त्रिवित हो, या अमलतास, हल्का सा विरेचन देना। उससे क्या होगा, जो गैल ब्लैडर है ना वो संकुचित होगा, संकुचित होगा तो जितना बैक्टीरिया वायरस उसमें से होगा वो मैक्सिमम वो बाहर निकलेगा, पेट के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाए, फिर उसको बुखार नहीं होगा। तो इसीलिए हम मैंने क्या होता था कि ज्वर मुक्ते विरेचनम, ज्वर से व्यक्ति अगर मुक्त हो जाए, वो काफी हद तक बुखार ठीक हो गया, तो आपको विरेचन देना चाहिए।
तो जो बचा कुचा बैक्टीरिया वायरस है वो भी निकल जाता है। अब एक बुखार होता है प्रलाप, उसमें व्यक्ति प्रलाप बहुत करता है, चिल्लाता बहुत है, मतलब वो उसके दिमाग में चढ़ रहा है बुखार। हो सकता है वो व्यक्ति दिमागी बुखार में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ये काढ़ा आप दे सकते हैं। ये उन क्षेत्रों में बहुत लाभदायक होगा जहां पे दिमागी बुखार, इंसेफलाइटिस या मेनिंजाइटिस ऐसी स्थिति ज्यादा होती है, तो ऐसा काढ़ा आप दे सकते हैं। इसमें तगर है, ब्रेन टॉनिक, शंखपुष्पी है, श्वेत चंदन है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, खस है। ये सारी ब्रेन टॉनिक होती हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और दसमूल है, अमलतास। तो इन इस काढ़े का आप प्रयोग कीजिए, तो ब्रेन वाला जो बुखार हो जाता है ना, वो स्थिति नहीं आएगी। इसके अलावा ब्लीडिंग अगर हो रही हो, मान लीजिए अगर किसी को फीवर हुआ और साथ ही साथ ब्लीडिंग हो रही हो, तो एक तो मैंने आपको बताया था हिबेरादी पानी, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट का है। हिबेरादी पानी तो देना ही देना है, वो बना के रख लीजिएगा। कभी भी डेंगू फैले, इस दवा को जरूर चलाइए, आप रिजल्ट देखेंगे कितना अच्छा आया। तो अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो आप क्या देंगे, तो वही एक, या तो हिबेरादी पानी या तो ये वाला आप दे सकते हैं। इसमें पित्त पापड़ा, प्रियंगू, वासा, वासा बहुत अच्छा माना जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। चमेली का पत्ता, चमेली वो वाली जो जिसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं ना, चमेली फूल नहीं आते ज्यादा, उसमें फूल नहीं आते, तो पत्ते होते हैं छोटे छोटे, तो छोटे पत्ते वाली जो चमेली का पत्ता है उसका पत्ता, श्वेत चंदन, बिदारी कंद, मुलेठी, नागरमोथा, इसका शरबत बना के आप दे सकते हैं। शरबत से तात्पर्य है काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना के छान लिया, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के आप शरबत की तरह पिला सकते हैं। इसके अलावा जो हर सिंगार जो होता है, हर सिंगार जो सियाटिका में जो देते हैं, ठीक है, हर सिंगार, पारिजात, उसके पत्ते का रस जो है, उसको शहद में मिला के लेने पे आपके सियाटिका में तो काढ़े के रूप में काम करता है बहुत अच्छा। और अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को भी ये रोकता है, अगर फीवर के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो दोनों में काम करता है ये। तो हर सिंगार के पत्ते का रस भी जो है, अगर डेंगू अगर हो किसी को, तो आप शहद में मिला के आप दे सकते हैं, काफी आराम करेगा, ब्लीडिंग नहीं होने देगा। और हो सकता है प्लेटलेट काउंट ये बढ़ाता हो। ठीक है, ये तो रिसर्च का विषय है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है नहीं, लेकिन आप इसको जरूर प्रयोग कीजिए, कम से कम ये रहेगा कि उसको ब्लीडिंग नहीं होगी, उसकी डेथ नहीं होगी। ये देखिए आज का टॉपिक ये लगभग कंप्लीट हो गया। अभी मैं वो दर्द वाला नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ कि दर्द में कौन सा मैंने पाउडर बताया था। ठीक है, उसका नाम जरा सा नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ज्वाइंट पेन में कौन सा पाउडर है? हर सिंगार का देवयानी जी जो दूसरा नाम है, पारिजात बोलते हैं इसको। ठीक है, पारिजात, हर सिंगार। ठीक है, तो इस, जी जी, तो इसके पत्ते का रस, ये मिल जाता है, आप देखेंगे कहीं, नेट पे आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो आपके घर के आसपास कहीं अगर नर्सरी हो ना, वहां से आप अपने यहाँ गमले में लगा दीजिए हर सिंगार। हर सिंगार को जरूर अपने घर में एक गमले में सभी लोग लगाइएगा। मतलब हम जोड़ की कोई भी बीमारी हो उसमें आप चलाइए, डेंगू फेंगू जो भी बीमारी हो, बुखार हो, सब में इसका पत्ते का रस जो है शहद से दे दिए। ठीक है, तो इसको जरूर लगाइए, सभी लोग लगाइए गमले में। अब देखिए वो मैं पाउडर बता रहा था जो दर्द वाला है, देखिए अश्वगंधा है उसमें, सतावरी, सूंठ, पिपली मूल, नाम नोट कर लिया आपने, 4 दवाई हो गई। 7 दवाई और मैं बताऊं, आमा हल्दी, गोखरू, हो गया कितना, 6 हो गया, 5 और नोट कीजिए। बबूल की फली, बबूल की फली, कलौंजी, कलौंजी, चंद्रसूर, शुद्ध गुगलू, और सुरंजान। सुरंजान, इसका प्रयोग आपको 2 तरह का आता है सुरंजान, मीठा और कड़वा आता है, तो मीठा वाला सुरंजान इसमें रहता है। तो ये टोटल 11 दवाइयां हैं, सभी दवाइयां बराबर मात्रा में होती हैं। फिर इसका आधा आधा चम्मच पाउडर दिन में 2 या 3 बार आप रोगी को दे सकते हैं। ये क्या करेगा, आपका यूरिक एसिड भी ठीक करेगा, लेवल 3 4 दिन में डाउन कर देगा। दूसरा, आम वात में अगर दर्द हो रहा हो, ज्वाइंट पेन अगर हो रहा हो, तो उसको कम करेगा। ठीक है, और ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसमें भी आप ले सकते हैं, सर्वाइकल हो, लंबर हो, सब में आप इसको चला सकते हैं। ये सिंपल सस्ता पाउडर है, ये आप चला सकते हैं। ये मतलब समझ लिया आयुर्वेद का पेन किलर है। हाँ गुगलू है, रवि प्रताप जी, गुगलू है इसमें।
फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अश्वगंधा, सतावरी। हाँ, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ग्रुप में ही डाल दे रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में मैं लिख दूंगा, वही नोट कर लिया। अब सबका प्रश्न मैं ले लेता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप जरा सा प्रश्न पूछ सकते हैं। आ- मैं अनम्यूट कर दूंगा, अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। तो मैं प्रश्न आप लोगों का हो तो उसका समाधान भी कर दिया जाए। रवि जी कुछ पूछ रहे थे, सबसे पहले इन्हीं का हाथ उठा था। रवि जी बताइए, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए रवि जी। जी सर, फीवर के पेशेंट में जो प्राइमरी पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो क्या सर उनमें जो ये काढ़े का प्रयोग है सर, वो तुरंत कार्य करेगा? देखिए, अगर आपने सडंग पानी, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या देना है, अगर फीवर किसी को हो रहा है तो पहला हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया गया सडंग पानी देना। जी आप सिंपल सडंग पानी आप दे के देखिए, इतना जी अच्छा ये बुखार को डाउन करेगा। अभी मेरे पास कल भी फोन आया था दो तीन लोगों का। उन लोगों ने जी जो पिछली क्लास जो मेरी की थी, तो उन्होंने इसको बनवाया, कई जगह तो खुद ही बन गया, एक जने तो मेरे से खुद ही ले गए। क्योंकि सर ये तो बड़ी जी चमत्कारी दवाई है, मैं तो केवल रात भर पिया, सुबह गायब बुखार। और गायब भी जी ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मुझे बुखार हुआ। और एक डॉक्टर साहब तो बता रहे थे कि उन्होंने दवाई दिया मरीज को 3 दिन का। तो जी हाँ फुरकान जी, अभी मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, मैं भेज दूंगा वो पाउडर। तो क्या, मैंने 3 दिन का पाउडर दिया, तो वो क्या है, 2 ही दिन खा के वो घूम रहा है, वो देख रहा हूँ मैं सड़क पे। तो मैंने कहा तुम आज ठीक हो गए, तो कहा "हाँ, मैं तो ठीक हो गया"। क्या तीसरे दिन नहीं खाया, तो कहा नहीं खाया मैं। जी सर। तो सडंग पानी सबसे, देखिए पहला काम, आप क्या करते हैं, बुखार होता है पैरासीटामोल लेते हैं, देते हैं। जी सर। आपको पता है कितना साइड इफेक्ट है पैरासीटामोल का, ठीक है। जी हाँ, अभी आईफोन वाले हैं भाई साहब, मैं उनसे बात करता हूँ अभी। तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले सडन पानी दीजिए, ये पैरासीटामोल की तरह। देखिए पैरासीटामोल में लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जी ठीक है। तो उससे बचने का सर, उपाय ये जी। जो ड्रग है सर, कंपनी मतलब एक पैकेट मिलता है सर बन के, वो ले सकते हैं या फिर? क्योंकि सर कौन कौन सा पैकेट, कुछ ये चीजें सडन मिल पानी जाती हैं, का? कुछ नहीं मिल पाती हैं। नहीं, लगभग उसमें सारे जैसे मिलेंगे। आप, सर आपका कौन सा शहर है आपका, रवि प्रताप जी, आप बताइए। सर मेरा तो ये पास ही है सर, हरिद्वार के जस्ट बिजनौर पर। बिजनौर में तो अभी आपके बिजनौर से ही तो आए थे मेरे, हमारे पास, जो लेके गए सडन पानी, हाँ उन्होंने ही तो बताया कल। सर, धामपुर शहर है मेरा। रामपुर, कल अर्जुन सिंह जी कल आए थे, कल नहीं 4 5 दिन पहले मेरे पास आए थे अर्जुन जी। तो वो लेके गए थे मेरे यहाँ से सडन पानी। वो कहे सर आपसे जी मिल जी भी लेंगे। वो ले गए थे, एक डायबिटीज वाला जो मेरा काढ़ा था वो ले गए थे। तो सडन पानी उन्होंने किसी को दिया, वो बता रहे थे 2 दिन में ही भाग रहा था, वो सड़क पे घूम रहा था वो। हाँ सर, उसके चमत्कारी प्रभाव हैं सर, बहुत अच्छे सर, तो पर आप हमारी प्रैक्टिस में नहीं आप था। तो जब धामपुर रहते हैं, धामपुर तो यहाँ से कुछ है ही नहीं, 100 125 किलोमीटर है। आप आ जाइएगा आके एक साथ, आप एक साथ आइए हरिद्वार में, यहीं से अपना सारी दवाई उठा के लेते जाया कीजिए। 2 3 महीने जी में सर। आए, एक चक्कर लगा के चलेंगे। जी हरिद्वार में सर। गंगा स्नान भी हो गया, तब क्या दिक्कत, आप तो ऐसी जगह रह रहे हैं कि आपको सारी दवाई मिल जाएगी। जी सर, धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। अब देखिए, इनका प्रश्न था, किसका था, आईफोन वाले भाई साहब कहाँ गए। अच्छा, यहाँ 2 लोग आईफोन से जुड़े हैं, कौन से आईफोन वाले हैं, हाथ रेस कीजिए तो मैं बताऊं, उनको मैं ज्वाइन कराऊं। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। आईफोन से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया बताइए मुझे। आईफोन से जो जुड़े हुए हैं कृपया, अगर 2 लोग जुड़े हुए हैं आईफोन से, हैंड रेस कीजिए तो मैं बताऊं ना किसको मैं अनम्यूट करूं। पता नहीं चल रहा, हैंड रेज जरा सा कर दीजिए। आईफोन, आईफोन, हाँ ये मिल गया, मिल गया, मिल गया। जी। अरे कहाँ चले गए, हैंड रेज अभी था, अभी गायब हो गया इनका।
जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखिए फुरकान जी ने देखिए रेज किया है ना हैंड, तो इसी तरह से हैंड रेज करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। जी जी, फुरकान जी बताइए। जी फुरकान जी। फुरकान जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ, देखिए सर आईफोन आवाज आ रही? आईफोन वाले भाई। जी जी बताइए। सर ये मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है सर? मेस्टोइड में मैस्टाइटिस, ब्रेस्ट यहाँ की पे जो गांठ, ब्रेस्ट। यहाँ पे जो गांठ होती है ना कान के नीचे। वो सर्वाइकल नहीं सर, ब्रेस्ट की गांठ, ब्रेस्ट। अच्छा अच्छा, ब्रेस्ट की गांठ, अच्छा जी अच्छा, ब्रेस्ट का बोल रहे थे। तो जी देखिए सर। उसका तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, ब्रेस्ट का जो गांठ का ट्रीटमेंट, चलिए मैं आपको मैसेज कर दूंगा उसका। ठीक अच्छा है। सर, हाँ वो आपके उसमें। पास है जो, आपके पास है जो काढ़ा वगैरह लेना है वो, हाँ हाँ, तो तो वो मतलब वहीं आके बाई पोस्ट नहीं आती है? बाई पोस्ट आ जाती है, क्यों नहीं आ जाएगी बाई पोस्ट। आप जहाँ भी, आप एक लिस्ट बना लीजिएगा एक साथ, पहले पहले एक काम कीजिए ना, 7 दिन आप क्लास कर लीजिए, फिर एक जी लिस्ट सर। बना लीजिएगा, तो उस लिस्ट के हिसाब से जो दवा है आपके पास अवेलेबल करा दी जी जाएगी। ठीक है। और वो जो गांठ बता रहे थे वो कैंसरस तो नहीं है? नहीं सर, कैंसरस नहीं है, उसका जो है वो जांच वगैरह हो गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसका कैंसर ने मैमोग्राफी भी हो गया, अल्ट्रासाउंड भी हो गया है। हाँ मेमोग्राफी हुई होगी, ठीक है, चलिए उसमें जी सर। मतलब निकला नहीं उसमें ना, चलिए ये अच्छी चीज है। तो आपने कोई दवाई चलाई उसमें तुफान जी? सर एंटीबायोटिक वगैरह चली थी, येलोपैथ की। अच्छा। तो आराम मिली थी, लेकिन फिर बाद में कंप्लेन करने लगी वही चीज। नहीं उसमें कुछ चीज करता है, कुछ महसूस होता है वहां पे, दर्द वगैरह हाँ कुछ? हाँ, हाँ पेन रहता है सर। पेन रहता है ना? ठीक है। हम्म। चलिए आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसमें मैं दवाई बता दूंगा, ठीक है। तो असल में कुछ नहीं, हमारी जो वाइफ हमारे सर, यहाँ। वो वाइफ सर गायनिकोलॉजिस्ट है। अच्छा। तो उसके ये पेशेंट ज्यादा आते हैं। नहीं बात सही है। लेडीज तो लोग पास आते हैं तो वो बताएंगे। तो आप इसमें जी सर। आरोग्य वर्धनी वटी चला लीजिए, साइटोक्रोवेल 80 आप चलाइए। ठीक है। और आरोग्य वर्धनी वटी थोड़ा मात्रा में ज्यादा देना पड़ेगा, 2 या 3 3 गोली 3 बार कम से कम। और साइटोक्रोवेल 80 ये रेगुलर आप चलाइए। चलिए मैं आपको बता दूंगा, उसमें एक काढ़ा अलग से यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। सर ये ये आईफोन हम वाले तो, भाई साहब। जी जी। जी सर, ठीक ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, मैं आपको अलग से मैसेज कर दूंगा। आईफोन ओके वाले सर। भाई साहब ये अनम्यूट हो जाइए हाँ आप। जी बताइए। जी जी सर, नमस्ते। जी हेलो। जी जी बताइए बताइए। सर मैं ये कह रहा था, कोई प्रश्न था अपना पेशेंट, एक्चुअल में क्या था, एज उनका लगभग 25 था, और हाँ, उनको शुगर थायराइड वगैरह कुछ नहीं था, मगर उनकी पूरी बॉडी में जो गांठें टाइप की होती है उस तरह की बढ़ रही क्या बढ़ रहे हैं? गांठें होती है ना, फैट टाइप की, अच्छा, उस तरह फैट, वो का पूरी लाइपोमा बॉडी। उसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और वेट भी उनका दिन पे दिन गेन होता जा रहा है। कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। गांठें जो देखिए लाइपोमा है, उससे कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा, उसके लिए कोई सॉल्यूशन सर? हाँ सोल्यूशन मैं बताऊंगा ना, जो अभी इन्होंने बताया ना, अभी फुरकान जी ने जो पूछा, देखिए तो सेम वही दवा चलेगी उस, वो भी गांठ की। तो गांठ का मैं एक दवा में अभी मग, मगर लिख के उसमें भी सर दो। कोई पेन वगैरह इस तरह का नहीं रहता है बिल्कुल? हाँ नहीं नहीं, वो तो फैट की गांठ है ना, वो फैट फैट हाँ होता है ना हाँ, जगह पूरी जगह। बॉडी, हाँ हाँ हाँ। हाँ पूरी बॉडी में जी, रहता पूरी है जगह बॉडी में जगह। ही है वो। तो मैं उसकी जी दवाई अभी मैं बता दे रहा हूँ, तो उसको आप रेगुलर रूप से आप चलाइएगा, तो उससे भी आराम मिलेगा। जी जी, ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक जी। ठीक 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 है भाई साहब। ओके। लग रहा है कहीं आप वॉकिंग में हैं इस समय। जी 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 ठीक। सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। अभी एक मैडम का भी मैसेज आया था कि उनके यहाँ नहीं, किरण जी का भी मैसेज आया कि भाई दवा नहीं मिल पाएगी। तो मैडम अवेलेबल हो जाती है दवा, मैं यहाँ जो शॉप है, जो जड़ी बूटी जो देता है, मैं आप लोगों को अगर कभी होगा तो मैं उसका नंबर भी मैं दे दूंगा, लेकिन ये उसको समझाना पड़ता है कौन कौन सी दवा। तो पहले आप लोग क्लास वगैरह कर लीजिए, एक दवा की एक लिस्ट बना लीजिएगा, तब तक आपको दवाइयों के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। फिर जब आप पहले तो अपने जिले में पता कीजिए कौन कौन सी मिल जा रही है, जो मिल जा रही है वो ठीक, जो ना मिले वो यहाँ से मंगा लीजिए। मैं अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए।
अभी मैंने कई लोगों को मैंने अवेलेबल कराई, कई लोग क्लासेस किए, तो हर बैच से लगभग तीन चार लोग कहते हैं कि सर वो दवाइयाँ जरा से अवेलेबल जरा करा दीजिए। अभी किसी ने किडनी का काढ़ा मांगा आसाम से, अब उनके यहाँ आसाम में वो दवाई नहीं मिल रही है, तो मैंने आज ही किडनी का काढ़ा मैंने यहाँ बोला कि भाई तुम बना लो, वो आसाम से बताइए परेशान है, वहां नहीं मिल पा रही है। तो मैंने बोला है कि भाई अच्छा, ये आपको जो मिलेगी ना ये उसी रेट में मिलेगी जिस रेट में वो मुझे देता है दुकान वाला, ठीक है, सेम रेट, बस ये कुरियर का खर्च बढ़ जाता है। दवा में भिजवाने में आजकल कुरियर ही महंगा है, बाकी तो दवाई तो सस्ती है, जड़ी बूटियां बहुत सस्ती हैं, महंगी नहीं होती। हाँ सचिन जी बताइए, सचिन चावला जी, आप जी अनम्यूट हो जाइए। जी जी बताइए सचिन। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते जी सचिन सर जी। मेरा क्वेश्चन है, ये अभी हमने ये पंचकर्मा के नाम से ये कोर्स ज्वाइन किया है। अच्छा। और सर अब जैसे पंचकर्मा हम करते हैं तो साथ में मेडिसिन, ओरल मेडिसिन हमें अलाउड है देना सर? हाँ क्यों नहीं, आप देखिए काढ़ा उढ़ा तो देखिए आप किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, घर में आपके हल्दी पड़ी है तो आप किसी को हल्दी वाला नुस्खा बताएंगे तो कोई मना करेगा? जी। हल्दी पिपली सारे गरम मसाले 20 तो दवाइयां आपके किचन में ही पड़ी हैं एक जगह, सारे गरम मसाले सारी दवाइयां, रोज सुबह आप अदरक का चाय पी रहे हैं, है कि नहीं? और वही अदरक को हम सौंठ बोलते हैं। तो सिंपल सिंपल जो समस्या जैसे सडंग पानी, वो तो हर आदमी को रखना चाहिए। आप देखिए कितनी स्वयंसेवी संस्था वाले लोग हैं, वो कोरोना काल में काढ़े नहीं बांट रहे थे, बांटते हैं भाई, आपको जरूरत पड़ती है, आप कई, जैसे किडनी का काढ़ा है, अब आप ही के घर में या कहीं आस पड़ोस कोई दिक्कत, तो आप किडनी का काढ़ा आप दे सकते हैं, भाई ये लो ये पकड़ो काढ़ा। आप चले जाइए, जो जड़ी बूटी की दुकान वाला आदमी है, जो जड़ी बूटी की दुकान जिसने खोला है, वो मेरे से ज्यादा, तो उसके पास मरीज आते हैं दवाई लेने। बिल्कुल। मेरे पास दिन भर में 5 आएंगे, उसके पास कम से कम दिन भर में 500 लोग आते हैं, मैं बता रहा हूँ जड़ी बूटी वाले के पास। वो दिन भर में 500 मरीज वो देखता है, वो उसके पास कोई डिग्री नहीं है, और 500 मरीज को खुलेआम वो दवाई देता है, सारा सारा काढ़ा देता है। सारा अच्छा, जितने वैद्य लोग हैं सब लोग नुस्खा उससे बनवाते हैं, तो सबके नुस्खे भी उसको पता है, भाई सबके नुस्खे पता है ना उसको, दर्द का कौन सा नुस्खा है, किडनी का कौन सा है, नपुंसकता क्या, तो उसका सब मिलता है। और सब लोग ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं भाई मुझे नपुंसकता है, इसका दो, तो तुरंत खटाखट खटाखट, उसके यहाँ 20 तो एम्प्लॉय हैं, खटाखट खटाखट पैक किया दे दिया उसको तुरंत। अब वो इतने नॉमिनल मार्जिन पे वो देता है, मतलब उसको 50 पैसे भी बच जाते हैं, बच जाए ना तो भी वो बेच देता है, मतलब उससे सस्ती दवाई तो उसका लोगों की लाइन लगी रहती है। आधे लोग मसाले खरीदने आते हैं, आधे लोग, और वही लोग क्या उसे कहते हैं भाई बुखार का काढ़ा दे दो, जोड़ के दर्द का पाउडर दे दो, तो सारा उसकी चीज वो बेचता है। आप पंसारी के यहाँ चलेगी, आपको आपको डायबिटीज की दवाई उसके यहाँ मिल जाएगी, एक पाउडर बनाया पड़ा है उसके यहाँ, डायबिटीज का, शुगर का, दर्द का, तो सब लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको उस नजरिए से आप मत देखिए ना, आप उसको इस नजरिए से आप देखिए कि आप उस चीज को कैसे यूज करना है, ठीक है? हाँ, ये तो यही खुद मेरा आप, क्वेश्चन था सर। मेरा क्वेश्चन यही था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम थेरेपी से पहले पूर्व कर्म में उसको दें या पश्चात कर्म में दें, या किस तरीके से नहीं उसको दें? थेरेपी के समय देखिए, पूर्व पश्चात क्रम में तब तो नहीं देते हैं, जैसे जी। पंचकर्म में क्या होता है, पंचकर्म में जब हम वमन विरेचन जब कराते हैं तो उस समय तो कोई दवाई चलती ही नहीं है। अगर उल्टी दस्त अगर किसी को कराते हैं, उल्टी दस्त वाला जो टाइम रहता है उस समय तो कोई दवाई नहीं चलती है। जब उल्टी या दस्त के बाद जब 7 दिन बीत जाता है, जब शरीर में ताकत आती है, तब से दवाई चलना चालू होती है, कम से कम 3 दिन, 3 से लेके 7 दिन के बाद ही पंचकर्म के बाद दवाई चलती है, और पंचकर्म प्रारंभ होने से जस्ट पहले दवाई बंद कर दी जाती है। अब रही बात सेकाई मालिश, अगर सिंपल सेकाई मालिश किसी की चल रही तो उसमें आप दवाई खिला सकते हैं। जी। लैट्रिन के रास्ते वस्ती कर्म आप दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप दवाई खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस वमन और विरेचन जब हम कराते हैं किसी का, तब हम दवाई क्या करते हैं, हम रोकते हैं, और बाकी समय हम दवाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बताएंगे, आज तो ज्वर का टॉपिक था। ठीक है। जी धन्यवाद ठीक है सर। सचिन जी। ओके जी। ओके, थैंक। और किसी का कोई प्रश्न? रवि प्रताप जी, सडंग पानी काढ़ा और किस व्याधि में? देखिए सडंग पानी जो है रवि प्रताप जी, एक तो अभी जैसे किसी ने बताया, वैसे मैं तो फीवर में यूज करता हूँ इसको, बुखार में, सारे बुखार में मैंने यूज किया इसको। इसके अलावा आप सडंग पानी को आप चाहें तो आम बात में भी किसी ने भी बोला था क्या सर ट्राई कर सकते हैं, मैंने कहा एक बार ट्राई करके आप दे सकते हैं, 2-3 दिन देने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो सकता है
क्योंकि आम बात के रोगी में उसका इम्यून सिस्टम उसके जोड़ों को खाने लगता है, उसके जोड़ को ही वो समझता है कि ये मेरा भोजन है। मतलब अपने शरीर के जोड़ को ही, आपका ही इम्यून सिस्टम, जो आपके शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वो बैक्टीरिया को ना खा के आपके जोड़ को खाने लगती है। तो आप दे सकते हैं। हाँ, लाइपोमा का मैं बता रहा हूँ। देखिए, लाइपोमा में या कोई भी गांठ अगर शरीर में बनी है, जैसे वहां ब्रेस्ट में उन्होंने गांठ बताई थी, या लाइपोमा में है, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिए, आरोग्य वर्धनी वटी 2-2 गोली 3 बार आपको चलानी ही चलानी है। अगर रोगी का शरीर बड़ा है तो 3-3 गोली 3 बार आप चलाइए। ठीक है। दूसरा एक काढ़ा मैं बता रहा हूँ, इस काढ़े का आप प्रयोग कीजिए। हाँ, एक साइटोक्रूएल 80 आती है एक दवाई, ये भी गांठ को हटाने में होती है, यूज करते हैं। कैंसर में भी यूज करते हैं, वैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं गांठ के लिए भी। तीसरा एक काढ़ा है, उसको बोलते हैं वरुण का काढ़ा होता है। तो वरुण जो होता है, वरुण का काढ़ा लीजिए। ये जितना भी पस वगैरह बनता है शरीर में ना, तो वरुण सिगरू को हाथ ले लीजिए। ठीक है। तो वरुण, सहजन की जड़, वरुण सहजन की जड़, इसी में कांचनार की छाल। ठीक है। और चौथी दवा विजय सात। तो वरुण, सिगरू, कांचनार और विजय सात, ये 4 दवाइयां आप लीजिए। इसका काढ़ा बना के आप रोगी को पिलाइए सुबह शाम। ये जो भी गांठ है, उस गांठ को ये काफी हद तक ये कम करेगा, और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाएगा। जगह जगह फैट जमा है, उस फैट को भी हटाएगा, वजन भी कम करेगा, हर तरह से काम करेगा। ठीक है। कहीं भी गांठ हो, हर गांठ में आपको चलाना है, चाहे स्त्री रोगों में, चाहे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां कहीं हो गांठ हो, यूट्रस की गांठ हो, या ब्रेस्ट की गांठ हो, या शरीर में कहीं भी फैट की गांठ हो, उसमें हर स्थिति में इसको आप चला सकते हैं। तो 4 दवाइयां हैं इसमें, विजय सार है, कांचनार है, और चाहे तो आप इसमें पीपल की छाल भी आप दे सकते हैं। हाँ, देखिए, अभी किसी ने पूछा 7-8 बार फ्रेश होने जाता है। देखिए, 7-8 बार जो जाता है ना, उसकी बीमारी को हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं ग्रहणी। तो इसका टॉपिक कल है। कल इसी टॉपिक पे, कल कल सारे पेट की बीमारियां हैं ना। तो तो ये जो टॉपिक है, कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है। कल आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, कल इसके बारे में डिस्कस होगा। अगर अर्जेंट है तो मैं अभी दवाई बता दूंगा, नहीं तो कल आप सुनेंगे तो इस बीमारी का चर्चा होगा। ठीक है। तो अभी क्या करें, समापन करें। जी। चलिए, कोई भी दिक्कत होगी आप व्हाट्सएप पे अपने अपने प्रश्न आप इकट्ठा रखिएगा, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, बाकी कल की क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। सभी लोगों को देखिए, लगभग मैंने बोला था ना 2 घंटे क्लास चलती है, 2 घंटे होने वाले हैं लगभग। तो सभी लोगों को भाई मेरी तरफ से शुभ रात्रि। हाँ, जी जी, पीडीएफ भेज दिया गया है, भेज दिया गया है। अगर नहीं किसी को मिला तो ग्रुप में आप लिख दीजिए, फिर से मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, सभी को सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, गुड नाइट आप सभी लोगों को। चलिए, आज का ये